अच्छा मुझे ये बताएं, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा। सर आवाज़ आ रही है आपकी। ओके ग्रेट। कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं है क्योंकि मैं आज माइक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं सर, नॉइस वगैरह नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ओके ग्रेट, परफेक्ट हो गया। अच्छा ये तो फिर आप आ गए, शौकत आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा शौकत भी मौजूद है आई थिंक। शौकत माइक को जरा अनम्यूट करें ताकि मैं आपको को होस्ट बना दूं। हैंड रेस करें ताकि उसके ऊपर मैं कर दूं। वालेकुम अस्सलाम शौकत। ठीक है, आपने नाम चेंज कर लिया, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। शौकत प्रीवियस क्लासेस में दिख नहीं रहे आजकल। सर ज़रा कुछ अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। असल में सर कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था सर, बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठीक। वो कुछ सर जी कुछ हेक्टिक प्रोजेक्ट्स थे, तो मैं उसमें सर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि ना मतलब वो असल में डेडलाइंस थी सर, इसलिए सर। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा जी ठीक है। अच्छा मैं अपना को होस्ट ना एक ही में बना सकता हूँ, तो अभी वो तो फेल को बनाया हुआ है, तो जब मैं लीव करूंगा तो एक को मैं होस्ट बना दूंगा और एक को होस्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर Recording stopped. अब इधर किसी के पास अमेज़ॉन का सारा CLI वगैरह इंस्टॉल है तो ज़रा बताएं अपना। तो फैल भाई के पास है सारा सेटअप इंस्टॉल हुआ है। अच्छा मैं शौकत में स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, फिर बाकी आप लोग कंटिन्यू करिएगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ओके ग्रेट। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये Q4 Q4 टू बैच 4 to 35 की लाइव सेशन नंबर 12 है, और आज की क्लास के स्ट्रेटजी में हम ये देखेंगे कि NLP को हम किस तरह बासानी सेज मेकर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो NLP जिस तरह कंप्यूटर विजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी तरह NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी टैक्स को जिस तरह इंसान रीड करके समझता है, वही काम हम कंप्यूटर से किस तरह करवाते हैं। ज़्यादा काम आपने लास्ट जो क्वार्टर था Q3 में वो परफॉर्म किया था, जो कि चैप्टर 7 आपने बाकायदा पढ़ा था, वर्ड एम्बेडिंग वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट, वही सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं। सेज मेकर में क्या आसानियाँ हो रही हैं, इसके अंदर कुछ हम लाइब्रेरीज को भी पढ़ेंगे। लाइब्रेरीज अगर हम कहें, स्पेसी के नाम से एक लाइब्रेरी है, इसी तरह हमारे पास NLTK जो कि NLP के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। तो वो सारे काम जो आप बहुत मुश्किल से करते थे, उसके लिए फंक्शन लिखते थे, वो सारे फंक्शन मेथड्स यहाँ पे बना के दिए गए हैं। हत्ता कि स्पेसी की अगर मैं बात करूँ तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो यानी चंद लाइब्रेरीज हैं जिनका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। तो बाकी सारा वही काम है जो आप प्रीवियस पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, बाकी आज की जो टॉपिक है यानी चैप्टर 6 जो है, तो फैल और शौकत इसको यानी बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं थोड़ा सा यानी स्टार्ट लेता हूँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह? सर एक स्मॉल 2-3 मिनट की सर आपसे जो डिस्कशन करनी थी सर, ये जो प्रीवियस चैप्टर में सर हमने किया था सर। ऐसे पूछ लें, उसको फिर हम देख लेते हैं क्या मसला है उसमें। सर उसमें सिर्फ मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो ये थी कि हमने जो डाटा सेट हमको दिया गया था ना, प्रोवाइडेड था, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्लासिफिकेशन थी वो गिवन थी। उसमें ये इमेज सेगमेंटेशन जो है ना वो एक
जो आपको पास्कल वीओसी की लाइब्रेरी है वो हो रही है, उसके वो यूज़ हो रही है सर। वो जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सेपरेटली है, मतलब कि कैट्स की वो डिफाइंड है, कोई इमेजेस डिफाइंड है जिसको हम जो है ना ओवरले कर रहे हैं दूसरे सेगमेंटेशन जॉब के लिए। वो पास्कल वीओसी का जो है ना कुछ रोल मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल किया था इसको। अच्छा, इसको ना हम इंडिविजुअल ना डिस्कस कर लेंगे कि क्या वो कोड है, क्या चीज़ है। तो मुझे उसका यानी जो गिट पे आपने कोड किया उसे हाईलाइट करके सेंड करते हैं, मैं उसके ऊपर रिप्लाई आपको करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चलें जी, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं भाई। कंप्यूटर विजन हमने पढ़ा, कंप्यूटर विजन के अपने बिल्ट इन एल्गोरिथम थे, वही सारी चीज़ें यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जो हम काम करने वाले हैं वो काम करेंगे एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिस तरह इंसान चीज़ों को पढ़ के समझता है वही काम हम अब मशीन से करवाने वाले हैं। पहली चीज़, हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। एनएलपी के ऊपर जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग पे और टाइम लगता है। ठीक है, तो इसकी लेबलिंग, ये सारी चीज़ें किस तरह होंगी, वो सारे काम आज के इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कवर कर लें। तो लेट्स सी कितना हम कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वही सारी चीज़ें जिस तरह हमारे पास प्रीवियस चैप्टर में था कि प्री बिल्ड एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ भी प्री बिल्ड एल्गोरिथम है। प्री प्रोसेसिंग करना उसका वही सेम प्रोसीजर होगा, वही सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। कोई कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है कि नहीं? ओके, अच्छा जी, तो यहाँ सबसे पहले हम जो डिस्कवर करेंगे कि एनएलपी के प्री बिल्ड एल्गोरिथम कौन से हैं, तो हम उन एल्गोरिथम को ये चैप्टर 5 ही है या चैप्टर 6 है? चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, चैप्टर 5 के हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली थी और सेम वही यानी आपकी जो रिमेनिंग यानी ऑब्जेक्ट या टास्क थी, तो सेम वही चीज़ें थी जो कि हमने प्रीवियस में कवर की है, फाइन ट्यून वगैरह, सेगमेंटेशन वगैरह। बाकी कंप्यूटर विजन को और ज़्यादा हम डीपली पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट किताब से पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से हमारे पास आएंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, तो फिर सर सॉरी, मैं वो सिग्नल का इशू था, थोड़ा सा लेट हूँ, अभी ज्वाइन किया है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक ठीक, मैं बस ये थोड़ा सा मैं चीज़ें बता दूं, फिर आप लोग को, आपको शौकत को मिलके आज की क्लास कंडक्ट करनी है, तो आप लोग कंटिन्यू। चलिए ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं प्री बिल्ड एल्गोरिथम। प्री बिल्ड पहले से बने हुए एल्गोरिथम है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे जो ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं अगर बात करूं तो एनएलपी एक बहुत बड़ी फील्ड है और इस वक्त यानी जिस डोमेन में अभी हम लोग कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, नॉर्मली हम एनएलपी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे काम हैं। स्पेशल लाइब्रेरी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाकायदा हम अपने प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो आप कोई भी रो डेटा उठा के, रो टेक्स्ट उठा के अपने मॉडल को भी यानी बहुत आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी कमांड होना चाहिए, ये छोटी सी। तो प्री बिल्ड एल्गोरिथम हम देखेंगे, उसके बाद जो पार्ट है उसके अंदर हमें बता रहा है कि हम प्रिपेयरिंग डेटा किस, अच्छा काइंडली माइक को म्यूट कर लीजिएगा। ओके, हम एनएलपी के लिए डेटा को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, टोकनाइज करना यानी नंबर में कन्वर्ट करना, बैगिंग ऑफ वर्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो करना, फिर आपके यानी वर्ड एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम न्यूरल नेटवर्क को या जो भी हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसको हम टेक्स्ट देते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम के हिसाब से कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है लाइक और दूसरी कोई प्रॉब्लम है। आपको याद है आपने प्रीवियस उसके अंदर बाकायदा टैक्स से यानी एक समरी से एक नया टैक्स भी जनरेट करवाया था, कुछ ऐसा किया आप लोगों ने?
सिंथेटिक डेटा जनरेट करवाना, Yes, इस sir, तरह के काम की। सर हमारी बुक में था, उसमें जनरेट करवा रहे थे टेक्स्ट हम उससे, LSTM के मॉड्यूल के थ्रू। जो प्रीवियस क्वार्टर में चैप्टर 8 था उसमें शायद किया था। सही है, परफेक्ट। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका न्यूरल नेटवर्क कहानियां खुद लिखने लग जाए। आपके यानी टॉपिक उसने जो पढ़े हुए हैं, जो कॉर्पस उसके पास पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, उससे चीज़ों को पढ़ के एक नई चीज़ लिखता है। तो ये भी आपकी एक यानी मज़ेदार फील्ड है, इसमें बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। तो हम NLP के एल्गोरिथम देख रहे हैं, डेटा को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद बिल्ट इन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करना। टेक्निकल रिक्वायरमेंट सारी की सारी वही हैं जो आप प्रीवियस देखते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं जस्ट एल्गोरिथम के बारे में आपको बताऊंगा, ये एल्गोरिथम काम कैसे करेंगे, इसके ऊपर किस तरह प्री प्रोसेसिंग होगी, तो ये चीज़ें तुफैल और शौकत कवर करवा रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर विजन में पढ़ें, टैबुलर डेटा पे पढ़ें, या फिर NLP टेक्स्ट डेटा के ऊपर परफॉर्म करें। तो सुपरवाइज को इन्होंने शॉर्ट कर दिया SL फॉर सुपरवाइज लर्निंग और UL फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग। ये दोनों काम हम आज टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर या NLP के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले देखें ब्लाजिंग टेक्स्ट। ब्लाजिंग का मतलब है कि फास्टर देन फास्ट, यानी तेज से भी तेज, उसको हम कहते हैं ब्लाजिंग, ठीक है। तो ब्लाजिंग टैग्स इन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया जो कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है, यानी लर्निंग में आती है, आपकी सुपरवाइज लर्निंग में आती है। इसी तरह इससे पहले जो हम कंप्यूट करते हैं वर्ड वेक्टर्स, याद है वर्ड एम्बेडिंग वाला काम आपने किया था, तो वर्ड एम्बेडिंग आपने सारा का सारा कॉर्पस उठा के इसको दे दिया, जो सिमिलैरिटी है, एक जैसे वर्ड हैं उनको उठा के वो वेक्टर स्पेस के अंदर करीब तरीन रख देता है, लाइक मेल, लाइक किंग, और इस तरह के जितने भी वर्ड हैं, ही, हिम, वो सारे के सारे वर्ड आपने 3D स्पेस के अंदर एक साथ रख दिए। विमेन से रेलेवेंट जितने भी आपकी यानी टैग्स हैं, शी हो गया, हर हो गया, ठीक है, लाइक क्वीन हो गया, वो सारे के सारे वर्ड वेक्टर स्पेस में एक साथ उठा के खुद उनको मैनेज करना उनकी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर। तो वर्ड एम्बेडिंग वगैरह या वर्ड वेक्टर जो ये अनसुपरवाइज वे में, तो ये सारे काम भी हम इसके अंदर करेंगे। तो ब्लाजिंग टैक्स यानी तेज से भी ज्यादा तेज इन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया है जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद ब्लाजिंग टैक्स एल्गोरिथम यानी किस तरह इन्वेंट हुआ है, तो अमेजोन ने बनाया, फेसबुक वगैरह इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो फेसबुक ने किस तरह इन्वेंट किया था उनका टॉपिक है। उसके बाद क्या होता है, आप टैक्स देते हो, टैक्स में से ये चीज फाइंड करना कि यार इसको किस टॉपिक के ऊपर बात हुई है। आपने ये प्रॉब्लम भी की हुई है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। रूटर न्यूज याद है आपको कुछ? रूटर न्यूज जी सर याद है। क्या था कुछ? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सर। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो उसमें भी आप क्या चीज फाइंड कर रहे थे? आप टॉपिक को फाइंड कर रहे थे। टॉपिक क्या थे आपके? 46 आपकी क्लासेस थी जो कि आप टैक्स गुजार के बताते थे कि कौन सी टॉपिक से बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि LDA एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करेंगे जो कि टॉपिक फाइंड करेगा, सिमिलैरिटी फाइंड करेगा। हम नॉर्मली सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, कि सिमिलर वर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, ठीक है। TF IDF वगैरह एक पूरा एल्गोरिथम होता है जो कि आपकी टर्म फ्रिक्वेंसी और आपकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी के दरमियान सिमिलैरिटी निकालता है। आपने शायद कॉसेन सिमिलैरिटी और क्लस्टरिंग टाइप का बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिए, सिमिलैरिटी फाइंड करना, वर्ड में इस्तेमाल करूँगा, सिमिलैरिटी फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिमिलैरिटी, आप दो डॉक्यूमेंट देते हैं, उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, इस पर बाकायदा मैंने एक थीसिस भी लिखा था, यानी किसी बच्चे का था। उसमें क्या था कि आप क्वेश्चन बनाते हैं, उसका आंसर बताते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट कुछ लिखता है, और कंपैरिजन जो आप करते हैं ना, पेपर जो अभी नॉर्मल टीचर चेक करते हैं लिखे हुए डिस्क्रिप्टिव जो आपके यानी मैसेज होते हैं या जो भी आपका टैक्स होता है, वो टीचर रीड करके उसके नंबर असाइन करता है, तो वो काम हमारा एल्गोरिथम कर रहा है। तो ये सिमिलैरिटी होती है। तो दो टैक्स के दरमियान चाहे आपने वर्डिंग दूसरी इस्तेमाल की हो, सिमिलर दूसरे वर्ड इस्तेमाल किए गए, तो आप उनके दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मॉडलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होगा, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं।
जैसे कि एक मैंने बता दी कि आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर से आपने एक सवाल बनाया, उसका सॉल्यूशन बता दिया और अब स्टूडेंट कोई उसका जवाब लिखता है, तो वो जो जवाब लिखा है हमारे उस टॉपिक से कितना सिमिलैरिटी यानी फाइंड की जाती है, उसका स्कोर फाइंड किया जाता है। तो सिमिलैरिटी फाइंड करने के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, जैसे कि मैंने एक नाम लिया, क्या नाम लिया था, कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। इसी तरह जकार्ड सिमिलैरिटी, और भी हमारे पास LSI सिमिलैरिटी, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वर्ड मैं यूं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आगे जाके जब आप NLP के अंदर काम करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको रिसर्च करना पड़ेगी। तो ये टॉप एल्गोरिथम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ वर्ड एम्बेडिंग बताया, कहानी खत्म कर दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें NLP एक पूरी एक फील्ड है जो कि हम अलग से एक सेमेस्टर के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2-3 मैंने आपको सिमिलैरिटी के एल्गोरिथम का नाम बता दिया। इसी तरह टॉपिक मॉडलिंग का एक और टॉपिक है NTM। तो NTM बेस्ड एल्गोरिथम है, वो किस तरह काम करता है उसके बारे में बताएंगे। और इसी तरह LSTM आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस आप LSTM के जरिए कोई नया टेक्स्ट जनरेट करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आप करने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। बाकी ये चीजें आपको आज तुफैल और शौकत कवर करवाएंगे। तो तुफैल मैं आपको पहले यानी होस्ट बना देता हूँ और शौकत आपको सुनिए, आप इसको फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है सर। ग्रेट, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा जी, जी तो फिर भाई आप शेयर कर लें इसको। ओके। अच्छा जी, आप सारी पावर तुफैल आपके पास है और शौकत आप को होस्ट हैं, तो आगे आप लोग इसको कंटिन्यू करें। सर मुझे आपसे एक अस्सलाम वालेकुम सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था काइंडली शुरू करने से पहले। सर वो मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने कहा था शौकत भाई से जो है वो कांटेक्ट कर लें। मैंने उनके जो है वो स्पोर्ट्स सेंटर पे कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी डोमेन जो है वो स्टिल अभी तक रनिंग में है। तो वो तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिए सारे जो थे जितना भी चार्ज हुआ था, और डोमेन भी मैंने डिलीट कर दी थी। सर अब क्या मैं दोबारा इसी अकाउंट पे यूज़ कर सकूंगी फ्री ट्रायल्स या नहीं, मुझे नया बनाना पड़ेगा? नहीं, अगर फ्री ट्रायल्स खत्म हो गए तो वो आप देख लें, फिर तो आप नहीं कर सकते, पैसे लगेंगे। या दूसरा हमने पाकिस्तानी वे यही बताया कि दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड लेके आप AWS का एक और अकाउंट बना लें अपने भाई। ऐसा हो सकता है पाकिस्तान से कोई क्रेडिट कार्ड लगा दिया जाए तो आप बता रहे थे कहीं से भी लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड नंबर हमें डालना है, वो कार्ड किसी का भी हो दुनिया में, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। तो फिर ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा, स्क्रीन से आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है। तो आज जैसे कि सर ने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आज हम चैप्टर 6 जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मॉडल्स हैं उनको पढ़ेंगे, NLP को। और इसके अंदर हमें अमेज़न जो 4 बिल्ट इन एल्गोरिथम देता है, आज हम उनको डिस्कवर करेंगे। उनके लिए हमने डाटा कैसे प्रिपेयर करना है ये देखेंगे, फिर डाटा अपलोड करना और बाकी जो प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी आप लोग फैमिलियर हैं। तो बेसिकली हम ये डिफरेंट जो एल्गोरिथम है इनको देख लेते हैं और इनके लिए जो डाटा हमने कैसे प्रिपेयर करना है, किस फॉर्मेट में लाना है, ताकि हम ब्लेजिंग टेक्स्ट को या LDA को या NTM को या इसमें से सीक्वेंस टू सीक्वेंस को यूज कर सकें। तो NLP कोई स्टूडेंट रिवाइज कर दे ताकि अगर सबको एक दफा रिमाइंड हो जाए, जितना आपको याद है बता दे, जो पिछले चैप्टर मतलब पीछे हम पढ़ चुके हैं अभी तक। जी आवाज आ रही है सबको? सबको आ रही है। किसी होनहार स्टूडेंट का नाम ले लेना, फिर उससे पहले इस तरह कौन आएगा सामने? एनी वॉलंटियर? यार स्टूडेंट का माइक बहुत खराब है, सॉरी। अच्छा, कोई थोड़ा कम होनहार जो वो बता दे। कोशिश करें कि सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। और मैं फिर कहूंगा कि यार इस क्लास को बिल्कुल आप इस तरह कंसीडर करें जिस तरह आप दोस्तों में पढ़ते हैं ना, एक दूसरे से बिला झिझक कोई भी सवाल करते हैं। ये फैक्टर अपने अंदर आप जिंदगी में जब तक नहीं लाएंगे ना, बहुत सारे सवालात आपके दिल में आपके दिमाग में आते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते।
तो बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। तो ये फैक्टर हमें अपनी जिंदगी में लाना है कि यार जैसा भी सवाल हो और सामने कोई भी हो, उसको आप कंसीडर करो वो आम इंसान है, दोस्त है, और उससे बिल्कुल दोस्तों की तरह आप पूछें। यकीन जानिए आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप सबको लानी है। तो मैं कह रहा हूँ ये हेजिटेशन बिल्कुल रिमूव कर दें कि यार कोई क्या बोलेगा, किसी को चेहरा नहीं दिख रहा, किसी को आपका नाम नहीं दिख रहा, आप बिला झिझक सवाल करें, ठीक है। जो आपके जहन में आ रहा है, जो डेफिनेशन आपके माइंड में, वो बताएं, ठीक है। तो कोशिश करें सबके सब पार्टिसिपेट करें। जी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम यूजुअली कर ये होते हैं कि हम उसको सिखा रहे होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई राइटअप है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी बेस क्या है, और उसको रेप्लिकेट किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। एनी वन? अच्छा एनएलपी जब भी हम पढ़ेंगे इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ज़हन में रखनी है। नंबर वन एक है सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस तरतीब, जिसको उर्दू में कहते हैं कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और इन वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एली, किल, अमजद। अब ये तीन वर्ड्स हैं, एली है, किल है, अमजद है, और इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने मॉडल को इलादा तीनों वर्ड सेपरेट लर्न करता है, एली को इलादा करता है, किल को इलादा करता है, अमजद को इलादा करता है, तो अब इसके बीच का उसको सीक्वेंस नहीं पता, वो अगर इसको इंटरप्रेट कर देता है अमजद, किल, एली, तो देखें वर्ड इन है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होने से इसके मीनिंग टोटली चेंज हो गए हैं। तो क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में हमारे पास कोई सेंटेंस आ रहा है, उसमें जो वर्ड जिस हिसाब से आ रहे हैं, तो एक तो इसको सीक्वेंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसका आपस में क्या रिलेशन है। आप देखें एली जो है वो कातिल है, अमजद मकतूल है, लेकिन इसके खाली सीक्वेंस चेंज करने से क्या होता है, जो कातिल है वो मकतूल बन जाता है, और मकतूल जो है वो कातिल बन जाता है। तो एनएलपी को जब भी आपने करना है तो आपने इन वर्ड्स का सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें क्या होता है, वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है। वर्ड एम्बेडिंग याद है आपको, अभी सर ने भी जिक्र किया था। यस सर, याद है जी क्या होती है वर्ड एम्बेडिंग? एक जैसे जो वर्ड्स हैं उनको वेक्टर्स की फॉर्म में कंबाइन कर देना, जिस तरह शी है, हर है या क्वीन है, ये एक जैसी सीक्वेंस के वर्ड्स हैं, तो उनको एक ही वेक्टर में वो जो है वो कर लेना। जी जी बिल्कुल। इसमें होता यह है कि दो वर्ड्स का आपस में कितना डिस्टेंस है, क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कितना मैच हो रहे हैं, ये हम देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इनको वेक्टर बना देते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज है कि अब ये जो एनएलपी है, इस पे रिग्रेशन के जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई नहीं हो सकते, कंप्यूटर विजन के जो एल्गोरिथम है वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो इसमें हमें जो सेजमेकर जो अपने बिल्ट इन 4 एल्गोरिथम दे रहा है वो हम देखेंगे। इसको डाटा किस फॉर्म में चाहिए हर एल्गोरिथम को, वो देख लेंगे। सबसे पहले ब्लेजिंग टेक्स्ट। अच्छा, ब्लेजिंग टेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है। जी पूछिए सर, कंप्यूटर विजन में भी जब हम वीडियो डाटा को करते हैं तो वो भी तो सीक्वेंस डाटा ही होता है, तो उसमें मतलब उसमें और एनएलपी के जो हैं उनको एक जैसे एल्गोरिथम्स हम यूज नहीं कर सकते वहाँ और यहाँ? अब देखें वहाँ पे हम डाटा क्या दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं ना, वीडियोस भी तो सीक्वेंस है ना, इमेजेस सीक्वेंस में इमेजेस जा रहे हैं। जी बिल्कुल सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, मोस्टली जो डाटा एनएलपी में होता है सबसे ज्यादा वो होता है टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो अब देखिए टेक्स्ट है और इमेजेस है। टेक्स्ट जो है ये इमेजेस जो 3D डाटा है, और जो टेक्स्ट है हमारे पास ये कौन सा होता है, 2D डाटा होता है। तो अब एल्गोरिथम का नाम सेम हो सकता है, लेकिन दोनों पे जो वो काम करेगा वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अच्छा, मैं इस चीज को बता दूं दोस्तों, टेक्स्ट डेटा जो है ना सीक्वेंस डेटा, यानी देखो सीक्वेंस मैटर करती है। सीक्वेंस डेटा का मतलब क्या है कि आपकी ग्रामर और हर वर्ड प्रीवियस वर्ड से डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ ही वाज, तो इसका मतलब है मैं इसके पास की बात कर रहा हूँ, ही इज प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो हर आने वाला नया वर्ड अपने प्रीवियस जितने भी यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड हैं उनसे रिलेट करता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है कि हर आने वाला नया वर्ड प्रीवियस सीक्वेंस से ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपकी सीक्वेंशियल डेटा है। अच्छा, जो वीडियो है या आपकी इमेज है उसके अंदर भी हमारी इमेज होती है,
तो पहले तो इमेज की एक प्रोसेसिंग होगी जो कि हम CNN से करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी इमेज आती है सीन की, वो आप कह रहे हैं कि वो सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपके एल्गोरिथम बिल्कुल हम CNN और LSTM के कॉम्बिनेशन के साथ भी काम करते हैं, जिसके अंदर हम एनॉमली डिटेक्ट करते हैं या इस तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर जो भी आपके हो रहे हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सीक्वेंस मैटर करती है। तो आप यहाँ कंसीडर करें टेक्स्ट डेटा अलग है, उसको आप अलग प्रोसेस कर रहे हैं। इसी तरह इमेज को अलग प्रोसेस करना और फिर उसकी सीक्वेंस को आप अलग मैनेज कर रहे हैं। तो ये दो अलग चीजें हो गई। इमेज डेटा पिक्सेल्स है, एक इमेज को प्रोसेस किया, उसके बाद अगर वो वीडियो है तो फिर हम उसकी सीक्वेंस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगी। ये सर क्लियर हो गया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो फिर ओवर टू यू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था NLP के रिलेटेड। जी बिलाल। सर कई दफ़ा हम जैसे देखते हैं हगिंग फेस और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, उसके अंदर इनकोडर और डिकोडर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो जैसे हम यहाँ पर LSTM GRU ये यूज़ करते हैं। तो BERT में सर ये क्या डिफरेंस होती है अगर हम उस तरफ जाएं कि वो ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल होते हैं, कि अगर हम LSTM GRU ये वाली नॉर्मल टेक्निक्स करें ये ज़्यादा एफिशिएंट है? देखिए ट्रांसफॉर्मर नई टेक्निक है और ट्रांसफॉर्मर यानी आपकी लर्निंग का अलग ही है। अलग से मुराद ये है कि हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि यार इस चीज़ को आप लर्न करें ना, तो वो भी एल्गोरिथम है और इम्प्रूवमेंट है, तो हम उनकी कम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास GPT-2 ओपन सोर्स था, फिर GPT-3 हम करते हैं, ठीक है, उसके पेड हैं। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मर ही। तो ट्रांसफॉर्मर यानी आपकी टेक्निक जिस तरह NLP है, और NLP के अंदर हम टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, तो न्यू टेक्निक है। ठीक सर, ठीक है। और बाकी हम ट्रांसफॉर्मर, शौकत इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीपली आई थिंक काम कर रहे हैं। तो शौकत आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर? सर हमने बेसिकली पता नहीं अब यहाँ पे कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो रिवीजन शुरू किया ट्रांसफॉर्मर्स की ना कल से। तो उसमें रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं, और उसके जो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की हगिंग फेस की जो साइट है उसके ऊपर एक कोर्स है पड़ा हुआ। तो उसमें जो है बेसिक कोर्स है, लेकिन यह है कि उसमें काफ़ी डिटेल्स मतलब जाते हैं उसके अंदर। तो हमने दोबारा से स्टार्ट किया उसको, और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। कौन से चैनल पे थोड़ा बताइएगा? वो मैं चैनल आपको जो है अपने AIC ग्रुप में डाल दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो सर जरूर डाल दीजिए, अपलोड करूंगा तो वो डाल दूंगा। और शौकत भाई ये रिवीजन कहाँ पे कर रहे हैं? अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो हम लोग भी इंटरेस्टेड हैं। वो इंशाल्लाह फिर लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा जब क्लास होगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल हम रोजाना करेंगे 1 घंटे की क्लास। तो परफेक्ट थैंक सर। ठीक सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए गुड। तो जी चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती है तो ये सुपरवाइज में आएगी अनसुपरवाइज में आएगी? सुपरवाइज लर्निंग जी सुपरवाइज। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, इसमें हमारे जो यानी कि उसने जो प्रोटेक्शन देती है उसको हम क्लासेस ऑलरेडी असाइन कर देते हैं, ABC 1 2 3 या नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो इसमें भी ब्लेजिंग टेक्स्ट में भी हमने ये जो मूवी का रिव्यू का डाटा है तो उसमें रिव्यूज या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे। 3 क्लासेस हैं, उन 3 क्लासेस में से उसने हमें आउटपुट देनी है। अब इसमें वो इन 3 क्लासेस से हट के हमें कोई आउटपुट नहीं दे सकता, ठीक है। सुपरवाइज में ऑलरेडी यानी कि आउटपुट हमने डिफाइन की होती है, उस वो 2 है 3 है 5 है जो हम उसको असाइन कर देते हैं। उसमें मॉडल हमें उन्हीं 3 में से या 4 या 5 जो भी दी हुई है उसमें से हमें दे सकता है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि उसकी आउटपुट डिफाइन नहीं हो सकती। तो आउटपुट क्या होता है? वो उसके अलावा यानी कि वो समझिए उसके पास आज़ादी है, वो कुछ भी दे सकता है। तो ब्लेजिंग टेक्स्ट को मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है, ये अमेज़न के सारे बिल्ट इन एल्गोरिदम हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम में। और दूसरा जो है अगले 2 जो एल्गोरिदम है LDA और NTM, न्यूरो टॉपिक मॉडलिंग और
ये दोनों टॉपिक मॉडलिंग के एल्गोरिदम हैं। तो टॉपिक मॉडलिंग का किसी को है आइडिया? टेक्स्ट को गो थ्रू करता है और फिर उसके बाद उसको टाइटल देता है। Am I right? सॉरी समझ नहीं आई यार माइक खराब है मेरा। आई थिंक इसमें ये होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पे कुछ टॉपिक बताए जाते हैं कि भाई इन टॉपिक्स में से ये पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है, तो वो फिर उसका टॉपिक की प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये पैराग्राफ जो है इस टॉपिक के बारे में मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में है या सेकंड प्रोबेबिलिटी इसके बारे में है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो एलडी और एनटीएम है दोनों एल्गोरिदम जो है ये टॉपिक मॉडलिंग में है, यानी कि एक पैराग्राफ रीड किया, एक पैराग्राफ हम इसको देंगे, ये हमें उसका टॉपिक बताएगा। अब टॉपिक ऑलरेडी इसको कोई क्लासिफाई नहीं किए हुए, टॉपिक इसने खुद से सजेस्ट करना है। दोनों एल्गोरिथम ने टॉपिक खुद से सजेस्ट करना है, उसको हमने नहीं किया हुआ, ये अनसुपरवाइज्ड है। ठीक है, अनसुपरवाइज में हमने पहले भी देखे, जिस तरह देखे थे कि हाउस प्रोटेक्शन की एक एग्जांपल थी कि हमने मॉडल को ट्रेन किया है, उसमें अब हाउस की जो प्राइस है वो लेट्स सपोज 1 मिलियन से या 10 मिलियन से 50 मिलियन के बीच में है। आपने हमने मॉडल को उस पर ट्रेन किया है, उसको जो पैरामीटर दिए हैं कि मेन रोड से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे रूम्स कितने हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये सारा कुछ उसको करके अब उससे जब हाउस की प्रोटेक्शन लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि 10 to 50 मिलियन के दरमियान में दे। जब उसके फीचर बढ़ जाते हैं तो वो 50 से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि आउटपुट जो है वो उस रेंज में जो ट्रेनिंग डाटा पे हमने दी जरूरी नहीं कि उसी में दे, तो वो फ्यूचर को देखते हुए जो वो समझता है उसके मुताबिक प्रोडिक्ट करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो पैराग्राफ को ये स्टडी जो पैराग्राफ हम इसको दे रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। अगर ऑलरेडी हम डिफाइन कर देंगे तो ये फिर तो सुपरवाइज लर्निंग में आ जाएगा, यानी कि ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया कि टॉपिक 5 है, इन टॉपिक में से उठा के दे दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये जो एलडी और एनटीएम है, इसमें जो हमारे पास डाटा है वो न्यूज़ का डाटा है, यानी कि डिफरेंट न्यूज़ हैं, कुछ सपोर्ट्स के बारे में हो गई, कोई हालात आज़ा के बारे में है, कोई किसी मुल्क के बारे में है, कोई मौसम के बारे में है, डिफरेंट है। तो वो जो उसको मॉडल को समझ आएगी उसके मुताबिक वो उसका यानी कि वो टॉपिक बता देगा। तो क्लियर है ये? जी तो फिर क्लियर है। अच्छा। तो भाई ये जो एलडी और एनटीएम है ये स्पेसिफिक सिर्फ टॉपिक के लिए यूज होंगे या किसी और पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं? जी ये टॉपिक मॉडलिंग के लिए टॉपिक ही बताएंगे। अच्छा, है। इन दोनों में एक छोटा थोड़ा सा फर्क भी है स्लाइटली। अब एलडी है वो सिर्फ हमें टॉपिक बता देगा, यानी कि ये पैराग्राफ की बेस पे जो है वो टॉपिक बता देगा कि इसमें स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। मतलब लेट्स सपोज अगर क्रिकेट मैच है उसमें रन्स हैं, विकेट्स हैं, वेदर ऐसा था, इस तरह की जब वो न्यूज होगी थी उसके बेस पे वो समझ जाएगा कि ये क्रिकेट के बारे में है, क्रिकेट मैच की कोई समरी है। अब अगर इतने गोल हुए, इतना कोई इस तरह की है तो उसके बारे में वो बताए फुटबॉल मैच है। बाकी अगर यानी कि जो उसके अंदर लेट्स सपोज अगर ये बिजनेस के बारे में पैराग्राफ है तो उसमें क्या आएगा, टैक्स आएंगे, रेवेन्यू आएगा, कोई इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो इनकी बेस पे वो प्रेडिक्ट करता है कि ये इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है इस पैराग्राफ में। तो ठीक है, उसमें जो यानी कि की वर्ड्स होते हैं जिस फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो वो उस फील्ड से यानी कि उसका टॉपिक हमें वो टॉपिक असाइन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एलडीए और एनटीएम है, एनटीएम हमें थोड़ा सा ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि इसने किसकी बेस पे, ये थोड़ी सी उसकी समरी में भी यानी कि बता देगा कि यानी कि ये टॉपिक मैंने असाइन किया है इसको इस वजह से, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है, थोड़ा उसको की नोट दे देता है या समरी दे देता है। लेकिन एलडीए सिर्फ उसका टॉपिक बताएगा। ठीक है, दोनों में जस्ट ये फर्क है। अच्छा, तीसरा जो जी बोलिए। सर एक बात पूछनी थी कि जैसे टाइटल जनरेटर काफी मॉडल्स ट्रेन होते हैं, उसमें सिर्फ हम पहले कुछ वर्ड्स देते हैं उसके बाद वो टाइटल जनरेट करके देता है, तो क्या हम ऐसे लर्निंग करवा सकते हैं इनकी? जी इसमें भी हमने अभी ये जो आप देखेंगे कि फर्दर ये इसमें हमारे पास न्यूज़ का डाटा है,
यानी कि कोई न्यूज़ सपोर्ट्स के बारे में होगी, कोई अमेरिका के बारे में है, कोई किसी बारे में न्यूज़ उठाई हुई उनकी हेडलाइंस है समझ लें, उन्हीं हेडलाइन के बेस पे ये हमें उसका टॉपिक बताएगा। यानी कि जिससे रिलेटेड न्यूज़ है, क्राइम के बारे में न्यूज़ है, तो वो जो उसका टॉपिक पर वो तो पैराग्राफ है ना। नहीं नो सर, वो तो कंप्लीट एक पैराग्राफ है ना, उसके मुताबिक वो हमें टाइटल जनरेट करके देगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम उसको शुरू के अंदर सिर्फ 2-3 टॉपिक वर्ड्स दे दें, उसके अकॉर्डिंग वो टाइटल जनरेट करके दे। मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि ऐसा एल्गोरिदम ये हम इसको ट्रेन करवा सकते हैं ऐसे डाटा सेट पे। नहीं, इसको जो हम ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग के लिए आपको पता है कि डाटा ज्यादा चाहिए होगा, तो वो जितना अच्छा हमारे पास डाटा सेट ज्यादा होगा, इतनी अच्छी उसकी ट्रेनिंग होगी और इतनी उसकी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। तो आप जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल वर्ड्स हैं, वर्ड्स के बेस पे तो मतलब टॉपिक असाइन नहीं होगा। तो वो उसमें से अपनी मर्जी के वर्ड्स उठाएगा, बैकग्राउंड उसका देखेगा, जो कुछ रिलेशन बन रहा है वो उठा लेगा। तो वो यानी कि पूरा पैराग्राफ को एनालाइज करके हमें टॉपिक दे रहा है, खाली वर्ड्स के बेस पे नहीं दे रहा। ठीक सर। अच्छा, ये जो चौथा एल्गोरिथम है ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस एनी स्टूडेंट बताना चाहेगा? अच्छा, सीक्वेंस टू सीक्वेंस ये होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ये हमने मतलब मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि फ्रेंच है, फ्रेंच को आपने चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया, जापानीज को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। एक पूरी लैंग्वेज है या जो भी सेंटेंस है उसको कंप्लीटली किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को, यानी कि ये ट्रांसलेशन होती है सीक्वेंस टू सीक्वेंस। ठीक है, आगे जब हम इसको फर्दर 1 by 1 देखेंगे तो वहां पे जरा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आज के हमारे स्टेप्स हैं इसके एनएलपी के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा होगा, तो डाटा को हमने सबसे पहले काम क्या करना होता है, उसको क्लीन करना होता है। डाटा को क्लीन करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, पांडा यूज होती है। तो पांडा की हेल्प से हम हमारे पास जो भी डाटा सेट होगा उसको हमने अच्छे से डाटा को क्लीन कर लेना है। जितना यानी कि डाटा क्लीन होगा इतना हमारे एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारे पास एफिकेसी अच्छी आएगी। तो जैसे कंप्यूटर वर्जन में हमने डाटा सेट डाउनलोड किया तो उसमें कुछ इमेजेस ऐसे हैं जो करप्ट हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। वो उसकी मतलब तो जितने करप्ट हो चुके होते हैं इमेजेस हैं उनको हम ऑलरेडी उसमें से रिमूव कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जब हम एनएलपी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डर्टी वर्ड्स होते हैं, एल्गोरिथम को डिस्टर्ब करते हैं, इसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से नहीं होने देते। तो हम इसको पांडा की हेल्प से वो जितने डर्टी वर्ड्स हैं या मिसिंग वर्ड्स हैं दोनों को रिमूव कर देंगे, और जितना डाटा हमारा अच्छे से क्लीन होगा इतना हमारे पास रिजल्ट भी अच्छे होंगे। यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हमने डाटा उठाया, राइट डाटा उठाया है, उसको क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया, तो वही एल्गोरिथम का हमने फीड कर दिया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो वो डेफिनेटली मतलब उसी तरह का गार्बेज टाइप रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि डाटा प्रिपरेशन में सबसे पहले जो होता है डाटा को जितना अच्छे से आप क्लीन करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप इतना अच्छा होगा, और आगे आपका जो मतलब फर्दर प्रोसेस है वो इतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो क्लियर है यहाँ तक सब? एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है जी। दूसरा स्टेप जो है हमारे पास है वो रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स और लिमिटाइजिंग है। अच्छा, स्टॉप वर्ड्स के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी यूज होगी एनएलटीके। एनएलटीके क्या करेगी, स्टॉप वर्ड्स का मतलब है ये जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी इतनी मतलब वगैरह, जी, जिनका इतना वेटेज नहीं है, तो वो अगर हम उसमें से अपने पैराग्राफ में से या रिमूव भी कर देंगे तो उसके मीनिंग पे या उसको समझने में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो लेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या लेस फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज 5000 वर्ड्स में एक दफा जो आ रहा है तो उसके इतनी वेटेज नहीं होती, तो उसको अगर निकाल भी दें तो इस पे मतलब कोई इतना हमारे रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
तो अब उसको निकालने का हमारे पास एडवांटेज क्या होता है, एक तो वो स्पेस जो होती है, जो मेमोरी होती है वो हमारे पास फ्री हो जाती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? जी, अब क्लियर आवाज? यस सर, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही थी लेकिन आवाज आ रही थी। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लाउड। अच्छा, इसमें स्टॉप वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनको यानी कि निकाल भी दें तो हमारे इस पे मीनिंग पे, इस पे पैराग्राफ पे, टोटल पे, उसके जो मतलब उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें निकालने का हमारे पास क्या एडवांटेज होता है कि नंबर वन, एक तो स्पेस कम हो जाएगी। दूसरा, फिर जब हम इसको मॉडल को ट्रेन करेंगे तो कंप्यूटेशनल पावर कम यूज होगी, रिसोर्सेज कम यूज होंगे, और हमारे जो बिल के हवाले से भी हमें उसमें सेविंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें स्टॉप वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज इज, एम, दे, ही, कैन, एंड, वी, इफ, इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं तो इससे को कंटेक्स्ट को समझने में इसमें क्या बात हो रही है तो ये निकाल भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई यहाँ पे? यस सर। अच्छा, ये लेमेटाइजिंग का भी बता दें। दूसरी चीज होती है लेमेटाइजिंग। लेमेटाइजिंग का मतलब है कि एक ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की लेट्स सपोज ट्रबल है, ट्रबलिंग है, ट्रबल्ड है, तो ये सारी इसको बेस जो इसका बेस वर्ड होता है यानी कि ट्रबल में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें, एक कोई गेम है, प्ले है, प्लेइंग है या प्लेड है, तो इसका मतलब यही है कि किसी खेल के बारे में बात हो रही है, कोई गेम हो रही है, चाहे वो पहले हुई थी, अभी हो रही है, या हो रही है या होगी। तो मेन चीज यानी कि गेम ही होती है, यानी कि इस तरह को उस जो होता है ना टेंस को, उसको उसके बेस में उस वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेइंग है या प्लेड है या प्लेड है या प्लेइंग है, उसको सिर्फ प्ले भी कर देंगे तो इससे यानी कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है कि बात क्या हो रही है। जी पूछिए। एनी क्वेश्चन? लिमिट स्टॉप वर्ड से तो हमें मेमोरी का फायदा हो गया कि हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो इससे भी लिमिटाइजेशन से भी ये चीज होगी। लिमिटाइजिंग से भी थोड़ी सी स्पेस में फर्क पड़ जाएगा, और प्लस इसमें कंप्यूटेशनल पावर। वर्ड एम्बेडिंग्स भी शायद, इससे वर्ड एम्बेडिंग भी हमें कम यूज करनी पड़ेगी। जी जी, वर्ड एम्बेडिंग भी कम यूज करेंगे और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि हमारे वो जो नीचे हम देखेंगे ना, जो पैराग्राफ के यानी कि जो मेन थीम है, जो मेन उस किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उस पे इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस चीज का। तो ये दो काम करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो यानी कि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी जब डाटा कम हो जाएगा, दूसरा रिसोर्सेज ज्यादा कम यूज होंगे। जी क्लियर? आगे चलें? यस सर। अच्छा, तीसरा काम है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन के लिए एक लाइब्रेरी है, स्पेसी लाइब्रेरी, ये हम यूज करेंगे। तो टोकनाइजेशन को स्टूडेंट अगर बताना चाहे तो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, यहाँ पे ये टोकनाइजेशन, आप लेट्स सपोज ये एक सेंटेंस है, दिस इज अ सैंपल, ठीक है। इसको क्या किया, यानी कि कॉमा में एक एक वर्ड को कन्वर्ट करके एक एक टोकन बना दिया है। दिस को इलादा, इसको इलादा, ए को इलादा, और ये जो सैंपल लिखा हुआ है इस सैंपल को इलादे से ऐसे ये वाले, ये आप आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? यस सर, नजर आ रहा है। जी, ये इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, जरा आपको नजर आ जाए कि ये टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन क्या है कि ये हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर स्टोर है, दिस इज ए सैंपल, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस स्टोर है। अब उसको क्या किया, उसके अंदर, उसी एरे के अंदर हमने 4 टोकन बना दिए, उसी को यानी टोकनाइज कर दिया, दिस को इलादा, इसको इलादा, ए को इलादा, सैंपल को इलादा। ये आगे जाके हम देखेंगे कि टोकनाइजेशन का क्या फायदा होता ये है। क्वार्टर 3 में पढ़ा हुआ है। जी जी, पढ़ा हुआ है, तो जस्ट इसको फिर मतलब कोई वाला काम है जो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा बिल्डिंग वोकैबुलरीज एंड जनरेटिंग
बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन इन द जेनसिम लाइब्रेरी। जेनसिम लाइब्रेरी है जिसमें हम बैग ऑफ वर्ड्स करते हैं। अब देखें हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसको हम इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जिस तरह ये सेंटेंस है, ये हमारे पास ये टोकन है, ये उसको डायरेक्ट फीड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादा ऑपरेट हो रहते हैं। अब इंग्लिश का वर्ड दिस है या सैंपल को ले लें, इसको हम इसको प्लस नहीं कर सकते, डिवाइड का ऑपरेशन इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते, बाकी जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होते हैं मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो इंटीजर क्या होता है, एक बैग ऑफ वर्ड्स बन जाता है जिसमें ये जो हमारे सैंपल्स हैं, सैंपल ये टोकन जो है, टोकन जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे इंटीजर में। जब इंटीजर में आ जाते हैं तो फिर उसका क्या एडवांटेज है, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड है, स्टैटिस्टिक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि हमारी जो बैक एंड पे जिससे आपने पढ़ा हुआ है y = mx+, याद है आप लोगों को? जी सर। इस तरह की तो ये उस पे मैथमेटिकल सारे ऑपरेशन जो उनसे हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। तो ये 4 या 5 स्टेप हैं, 4 स्टेप यहाँ तक हो चुके हैं यानी कि। और लास्ट वन क्या है, अब हमारे पास डाटा प्रिपेयर हो गया तो डाटा को अब हमने क्या करना है, अमेज़न से अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद क्या होगी, फर्दर वहां पे प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ तक ये जो पहले 4 स्टेप हैं 1 2 3 4, इसमें हमने क्या किया है, हमने जस्ट डाटा को प्रिपेयर किया है। डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं अपलोड करने से पहले पहले हर मतलब जो एल्गोरिथम होता है उसको एक प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरह हम जो ये जो ब्लेजिंग टेक्स्ट भी है ना, इसको जिस फॉर्म में डाटा चाहिए है अभी तक हमने या एलडीए या एनटीएम इस डाटा को हमने उस फॉर्म में ले आए हैं। तो अब इसको अपलोड करेंगे एसटी बकेट्स में और फर्दर प्रोसेसिंग आप ऑलरेडी पहले भी अभी तक मतलब है जो चैप्टर हमने पढ़ी है वो बाकी की जो प्रोसेसिंग है वो आप लोग उससे फैमिलियर है। अच्छा, ये जो स्टेप्स इन एनएलपी है ये इसको एक दफा और देख लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डाटा को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करनी है, उसकी सफाई करनी है, छांटी करनी है। तो उसमें से जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जो डर्टी वर्ड्स हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वो हमने निकाल के उसको नीट एंड क्लीन कर लेना है ताकि उसकी मॉडल में अपलोड करते हुए या प्रोसेसिंग करते हुए हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पे ना करे। सेकंड क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड ये करना है कि स्टॉप वर्ड्स हैं जो हमारे लिए लेस फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जो बहुत कम आ रहे हैं वो वाले हैं, या जिनको निकालने से हमारे इस पे टोटल कंटेक्स्ट पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उनको हम रिमूव कर देंगे। तो इस ये लिमिट यानी कि स्टॉप वर्ड निकालने से हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा हैंडी हो जाएगा, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा और तीसरे उसकी क्या है प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और काम भी कर लेना है, वो क्या है लिमिटाइजिंग। लिमिटाइजिंग मीन यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको हमने वर्ड्स को उसके बेस में वापस ले आते हैं और इसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी यूज होती है वो NLTK है। अच्छा, उसके बाद अब आपने तीसरा काम क्या करना है, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन आप लोग फैमिलियर है से, उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होगी स्पेसी। अच्छा, यहाँ तक अब टोकन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें चाहिए है कि ये वर्ड्स जो हैं, इंग्लिश के वर्ड जो हैं, इनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने हैं। जब इन वर्ड्स को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा, और साथ साथ अच्छा ये जो टोकनाइजेशन है ना, यहाँ टोकनाइजेशन के साथ साथ एक काम और भी होगा और वो ये होगा कि उसको यानी जितने कैपिटल्स भी आ रहे होंगे ना उन सबको हम स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा टोटली। समझ आ गई? यानी टोकनाइजेशन के साथ साथ जो अपर केस होगा उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो एक ही तरह के फॉर्मेट में आ जाए, आपकी ताकि वो सब एक ही तरह के फॉर्मेट में आ जाएं, लोअर केस में आ जाएगी हमारे पास जितना कुछ डाटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, बिल्डिंग वोकैबुलरीज। एक वोकैबुलरीज बिल्ड करनी है, बैग ऑफ वर्ड्स बनाना है
और उसके लिए हमने लाइब्रेरी यूज करनी है जेनसिम लाइब्रेरी। और इसके लिए क्या होगा, बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होगा, हमारे पास जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन सब को हमने कन्वर्ट कर लेना है किसमें, इंटीजर्स में। इंटीजर में कन्वर्ट करने का हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि उस पे मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज है वो लग सकते हैं, मीन वगैरह निकाल सकते हैं। हमारे न्यूरल नेटवर्क ने जो और उनका डाटा लेना है वो हमें इंटीजर फॉर्म में लेना है, टेक्स्ट फॉर्म में डाटा वो प्रोसेस नहीं करता, इस प्रोसेस वजह से नहीं जो है वो ये फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल इजी हो बिल्कुल सही, जाएगा। बिल्कुल इजी हो जाएगा उसके लिए, यानी कि काम इजी हो जाएगा। और ये जो लास्ट स्टेप है ये तो बहुत मतलब अभी तक हम बार बार चैप्टर 2 से ऑनवर्ड काफी दफा कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इसको डाटा को अपलोड करना है और प्रोसेसिंग करवानी है इसकी। तो अभी तक यहाँ तक कोई एक लफ्ज भी आपको समझ नहीं आया, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो अभी मुझसे पूछ लें, क्योंकि अभी हम बुक पे चले जाएंगे, वहां से कोड्स को देखेंगे। अच्छा, तो सर मेरा सवाल है यहाँ पे। जी जी बोलें। इसमें एक हम एक स्टेप पे एक तो टोकनाइज तो हो गया ना, वो टोकनाइज हमने कर लिया, उसमें अब वर्ड्स को नंबर्स असाइन हो गए, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको एक स्टेप नहीं टोकनाइजेशन में वर्ड्स को नंबर असाइन नहीं हुए। टोकनाइजेशन इज समथिंग एल्स। टोकनाइजेशन क्या है, टोकनाइजेशन क्या है कि ये दिस इज अ सैंपल, ये एक एरे में स्टोर है, एक सेंटेंस है। अब इसको एक सेंटेंस के बजाय एक वर्ड में हमने उसको टोकन दे दिया, यानी कि इसको इलादा से वो ट्रीट करेगा, इसको इलादा से ट्रीट करेगा, ए को इलादा से टोकनाइज कर दिया, वो उसको सेपरेटली ट्रीट करेगा और सैंपल को। लेकिन ये चार जो एरे बने ये उसी एक ही एरे के अंदर स्टोर हैं, यानी कि टोटल सेंटेंस भी है लेकिन उस सेंटेंस के अंदर इलादा इलादा टोकन भी हैं। समझ आ गई आपको? हाँ जी। अच्छा, इसमें अभी जो यूनुस भाई प्लीज इधर थोड़ा सा डिस्कशन हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमने जब टोकनाइज कर दिया उसके बाद हम इसको वेक्टराइज भी तो करेंगे, मतलब जैसे कि मतलब वेक्टर भी तो बनाएंगे ना इसके। जैसे वेक्टराइज का मतलब ये है कि आप सारे वेक्टर्स को इक्वल उसमें ले आते हैं डायमेंशन में, अब 0 और 1 में ले आते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप में ये जो बैग ऑफ वर्ड्स बनाया है, तो इसमें ये क्या किया है कि वेक्टराइज के बदले में इसको यूनिक आइडेंटिटी दे दी है। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब है जिस तरह हर बंदे का एक आईडी कार्ड होता है, यानी कि हर बंदे का जो आईडी कार्ड होता है दूसरे से वो डिफरेंट होता है। जस्ट आइडेंटिटी कार्ड की बेस पे उसका सारा पता चल जाता है कि ये फलां बंदा है, इसके वालिद का नाम ये है, ये फलां जगह का रहने वाला है, यानी उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जस्ट एक नंबर से। वही वाला काम जब हमने बैग ऑफ वर्ड्स यहाँ पे किया है, यानी कि ये जो इसको हर वर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई है, तो उस आइडेंटिटी की बेस पे वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि समझ आ रही है आपको? ये बैग ऑफ वर्ड्स में क्वार्टर 3 में पढ़ा था बैग्स का। हाँ, ये बैग ऑफ वर्ड्स में अब इसको एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है, वो एक नंबर है, एक नंबर असाइन हो गया है। लेट्स सपोज दिस इज अ सैंपल है, दिस को नंबर 1 है, इसको 2 है, ए को 3 है, सैंपल को 4 है। अब जब भी नंबर 4 तो ये वही बात हुई ना कि टोकनाइजेशन में एक वर्ड को एक नंबर दे दिया ना, मतलब एक जी एक उसका यूनिक वर्ड टोकनाइजेशन करके उसको एक टोकनाइजेशन में एक नंबर असाइन हो गया। दिस को मिसाल है, दिस को नंबर 1 दे दिया है, इसको नंबर 2 दे दिया है, एक को नंबर 3 दे दिया है, सैंपल को नंबर 4 दे दिया है। ये एक टोकनाइजेशन में ये काम हो चुका है, हो गया ये, ठीक है। उसके बाद जो है बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर जो क्या कर रहे हैं सर, बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर क्या कर रहे हैं? बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर हम दो काम कर रहे हैं। एक तो इसको ये यूनिक आइडेंटिटी एक नंबर असाइन कर रहे हैं, और दूसरा इसके साथ साथ एक और काम कर रहे हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि एक वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो ये है, ये वाला दिस, ठीक है, इसको दिया है नंबर 1, तो इट मींस कि यहाँ पे नंबर 1 लिखेगा और पता चलेगा कि नंबर 1 जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मिसाल है 2000 दफा आया है, ठीक है, 2000 दफा आया है, ठीक है। तो ये चीज करेगा, ऐसे करेगा। नंबर 1 जो है दिस था, और दिस जो है वो 2000 दफा आया है, इस जो है वो मिसाल है 4000 दफा आया, सैंपल जो है मिसाल है 1000 दफा आया। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर लेगा कि हर वर्ड जो है उसका जो टोकन था, टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3, टोकन नंबर 4,
उनकी क्या फ्रिक्वेंसी रही है। जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? उस फ्रिक्वेंसी अच्छा, मैं ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पर ये जी अशर, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा देखिए, समझे, टोकनाइजेशन का मतलब है हर वर्ड को कोई नंबर असाइन कर देना, यानी कि भाई रिप्लेसमेंट आपने दे दी। वन का मतलब है पाकिस्तान, अब मैं जहां भी वन इस्तेमाल करूंगा आप उसको डिकोड कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस कहलाता है टोकनाइजेशन। अच्छा, टोकनाइजेशन हो गया। टोकनाइजेशन के बाद हम यानी वेक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई जितना भी टैक्स है अब उसकी जगह वो टोकन रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। तो आप उसका एरे बना के देते हैं न्यूरल नेटवर्क को। तो आपके पास दूसरा प्रोसेस हो गया लाइक वेक्टराइजेशन। तो आपने पहले टोकन, आपके पास पूरा जितना कॉर्पस है उसमें से यूनिक वर्ड निकाले, हर यूनिक वर्ड को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिए जिसे आप टोकन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी टैक्स आता है उस टैक्स को आप डिक्शनरी में देखते हैं ये वर्ड मौजूद है, अगर वो वर्ड मौजूद है तो उसकी जगह वो नंबर हम दे देते हैं ताकि हम उसको वेक्टराइज कर दें। बैगिंग ऑफ वर्ड जो है ये फीचर इंजीनियरिंग कहलाता है, और ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने इनपुट डेटा को न्यूरल नेटवर्क को या जो भी आपके पास क्लासिफायर है, न्यूरल नेटवर्क से पहले हम ये इस्तेमाल करते थे बैगिंग ऑफ वर्ड ना, दूसरे जो हमारे शेलो क्लासिफायर है उसमें क्या होता है कि आप जो नंबर आ रहे हैं, बैगिंग ऑफ वर्ड का मतलब है दो दो का बैग बनाओ। बैगिंग ऑफ वर्ड में आप 2, 3, 4 तो नंबर ऑफ बैग आप बता सकते हैं कि भाई कितने होंगे। एन ग्राम वगैरह याद है? यस सर, याद एन है। ग्राम, 2 एन ग्राम, तो वो बैगिंग ऑफ वर्ड। यस आप दिस को इसके साथ, ठीक है, फिर दिस को ए के साथ, तो वो जो उनकी यूनिक सीक्वेंस थी उस तरह करके वो उसको बैगिंग ऑफ वर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये थोड़ी सी यानी टेक्निक्स हैं। अच्छा, इस तरह की चीजें जब आपके पास आए ना, इन्हें आप नोट कर लिया करें और इसको यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ यानी आप ना इसकी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन से एक्सप्लोर करने की कोशिश करा करें, क्योंकि इंसान जो चीजें देखता है ना उसको देख के बहुत आसानी से समझ लेता है। तो आप बैगिंग ऑफ वर्ड देख लें, वेक्टराइजेशन आपको पता है, टोकनाइजेशन आपको पता है, लिमिटाइजिंग जो है, तो लिमिटाइजिंग अब जैसे एक वर्ड है ना, आप उसका वर्ड भी है, नाउन भी है, ठीक है, आप उसको कंटिन्यूअस के अंदर आईएनजी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत सारे तरीके से। तो हम उसको क्या करते हैं, उसके पैरेंट पे ले आते हैं। तो मुख्तलिफ जैसे एग्जाम्पल केट, केट्स, तो अब आप क्या कर दो, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं जिनके बहुत सारे चाइल्ड हैं तो उनको जनरलाइज कर दें, ये लिमिटाइजेशन भी आपको खिलाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें इनको आप देख सकते हैं। जी तो फिर ओवर टू यू। थैंक यू सर। यहाँ पर कुछ ऐड कर दूं? जी अच्छा, बिल्कुल, सॉरी यार। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारा एंड गोल जो है वो सीक्वेंस मालूम करना ही है। तो अगर हमने दिस को 1 नंबर दिया है, इसको नंबर दिया है, ए को 3 नंबर दिया है, सैंपल को 4 नंबर दिया है, तो दिस के साथ वो 1, 2, 3 हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है। तो जब भी अगर हम उसको सिखा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई तुमने एक आर्टिकल लिखना है किसी लड़के पे, किसी कुत्ते पे, तो अगर लिख रहा है दिस इज़ अ डॉग, तो उसको याद नहीं रखेगा कि वो दिस इज़ अ डॉग है, वो एक्चुअली नंबर्स को याद रखेगा कि नंबर्स को इस सीक्वेंस में इस्तेमाल करना। यही एंड गोल है हमारा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। तो मोर देन इस बात की कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आया है, इट्स मोर अबाउट कि आगे क्या है और पीछे क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो मशीन जो समझ रही है ना वो समझो टोकन में समझ, और इंसान जो समझ रहा है उसके टोकन के अगेंस्ट जो वैल्यू उसमें समझ रहा है। तो ये इनकोड डिकोड वाला जो काम है ये खुद ब खुद एनएलपी के हमें करके दे रहा होता है। ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुई, उसने टेक्स्ट जनरेट करवाया, उसके बाद हम उसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो एनएलपी मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिथम है वो उसको टोकन की सूरत में समझ रहे हैं, और इंसान उसको टोकन के अगेंस्ट जो वैल्यू उसके अगेंस्ट समझ रहा है। तो यही गोल बिल्कुल चल रहा है। जी तो सर ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे ये बैग ऑफ वर्ड्स को मैं एक दफ़ा एक दो चीज़ें इसमें ज़रा हाईलाइट करता हूँ। यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि उसको यूनिक आइडेंटिटी मिल गया, जैसा हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है इसी तरह का, और हर वर्ड के पास उसका यूनिक आइडेंटिटी आ गई है। अच्छा, दूसरा होता है ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इसकी अकरेंस कितनी है, एक जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, जो वर्ड जितनी ज्यादा बार आएगा उसको इतनी ही न्यूरल नेटवर्क में प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि उसकी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जो जितनी बार ज्यादा आएगा। आगे हम देखेंगे जब हमारे पास डाटा सेट बड़ा हो जाता है तो उसको हमने अगर कुछ वर्ड्स उसमें से डिस्कार्ड करने हैं, निकालने हैं, तो उसमें
हम मतलब रैंडमली नहीं वर्ड निकाल देते कि ये कोई से भी उठा लो, बल्कि उसको फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम देते हैं। जो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको नहीं रिमूव करते, बल्कि जिन नंबर की फ्रीक्वेंसी कम है, जो बहुत लेस टाइम आ रहे हैं, यानी कि 10,000 टोटल वर्ड्स हैं, एक बार 3 बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो ये जो नीचे वाले लेस फ्रीक्वेंट वर्ड हैं, जो बहुत कम बार यूज हुए हैं, बहुत कम बार आए हैं, तो उनको हम रिमूव करते हैं जब डाटा सेट को हमने मतलब समराइज करना होता है या छोटा करना होता है। तो एक तो ये होगा। सेकेंडली, इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी की नंबर की एक CSV फाइल बनती है, इलादे से बनाते हैं। वो CSV फाइल के अंदर नंबर आता है, आगे उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, और वो भी साथ इलादा से सेपरेटली एडिशनल चैनल से वो भी हम मॉडल को अपलोड करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी की बेस पे जब हम फ्रीक्वेंसी वाली फाइल जो TXT फाइल जो होती है, वो उसको भी जब साथ अपलोड करेंगे तो मॉडल की जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। ये भी आगे देखेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी प्लस यूनिक आइडेंटिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक एनी क्वेश्चन? अभी हम बुक की तरफ मूव करते हैं, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नो सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी किसी जी जैन बोलो। सर मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्लास में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। कासिफ साहब अगर हैं तो काइंडली थोड़ा माइक म्यूट कीजिए अपना। जी जैन मैं मौजूद हूँ। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि सेज मेकर के अलावा हम क्या पढ़ेंगे Q4 में? कंप्यूटर विजन। सर मेरा Q3 में भी नासिर साहब से ये बात की थी क्लास या ऐसा मतलब लाइक जैंगो या फास्ट API पे हमें थोड़ा काम करवा दें, तो उन्होंने कहा था कि मैं Q3 के एंड पे करवाऊँगा। अच्छा, इसके बाद Q4 में मैंने मैनेजमेंट से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारी टीम जो है वो क्लास Q3 में करवा चुकी है, डॉक्टर नुमान इस्लाम ने क्लास कवर करवा दी है, लाइक इस तरह के कुछ मुझे रिस्पांस मिले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर मतलब हमें नहीं मिला, क्योंकि अगर मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं हमें जो कि हमें अपने ML मॉडल्स को डिप्लॉय करना पड़ता है इनके क्लास जैंगो या फास्ट API पे। ठीक है, सेज मेकर भी है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अब अगर मॉडल्स की बात की जाए, मैं अगर NLP की अभी बात हो रही है तो NLP मॉडल की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े मॉडल हो जाते हैं। जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं उनका साइज़ बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब हम उन्हें मॉडल डिप्लॉयमेंट पे लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या मतलब आप कह लें कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो काइंडली थोड़ा इस तरफ भी आएँ, हमें थोड़ा गाइड करें कि ये कैसे होगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं मॉडल कंप्रेशन, लाइक लास्ट टाइम मैंने आपसे भी मतलब एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे टेक्स्ट जनरेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा उस पर बताएं कि मैंने फ्लास्क फिर से डिप्लॉय करना है। तो आपने कहा था कि शौकत साहब रब्ता करें। शौकत साहब आई थिंक आज पहली क्लास में आ रहे हैं हमारे पास, तो काइंडली थोड़ा इस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है सर, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, इससे पहले हम लोग अपने कोर्स के अंदर हमने जेंगो भी करवाई हुई है। ठीक है, आप वाले इसको बेच को नहीं कराई, लेकिन इससे जो प्रीवियस बेच हुए थे हमने उनको जेंगो कराई थी, फ्लास्क कराई थी। ठीक है, अच्छा, अब वेब डेवलपमेंट एक अलग ही फील्ड है। अगर हम जेंगो स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा आपका MVC, मॉडल व्यू, कंट्रोलर, वो सारी चीज़ें आपको समझाना पड़ती हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक लंबा, यानी उसके लिए आप समझिए एक पूरा क्वार्टर अलग होना चाहिए अगर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, फ्लास्क का हेलो वर्ल्ड तो लाजमी आपको करवाया होगा, प्रीवियस मैंने अपनी क्लासेस में भी, Q3 में भी मैंने भी करवाया है, तो डॉक्टर नुमान ने भी करवाया है, और सर नहीं करवाया गया हमें सर नासिर ने पढ़ाया, और सर नासिर ने कहा था कि मैं आपको ना एंड पे इसकी 1-2 क्लासेस दूंगा, लेकिन वो पता नहीं वो सर से मेहदी का टाइम तो वो नहीं हो सका था। ठीक है नुमान, कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे। फ्लास्क की मेरी पूरी क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें हुई हुई है ना। मुझे तो जैसा आपकी रैप को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, कोई इतना मुश्किल तरीन काम नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फ्लास्क वगैरह अगर आप यूट्यूब से करना चाहें, बहुत वीडियो मौजूद हैं, हजारों, तो आप उनको यानी मुश्किल से यार आप लाइक 2 या 3 दिन के अंदर फ्लास्क को सीख सकते हैं कंप्लीट।
ठीक है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है नकम्मे लोग भी सीख सकते हैं। जी जी, आप यानी खुद देखें, जेंगो भी आप देख सकते हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये कि इतना हम देख लेंगे कि मॉडल को फ्लास्क के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इतना सम करके देख लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं। तो फ्लास्क का मुश्किल से आप 5 लाइनें लिखते हैं, एक पूरा सर्वर अप हो जाता है और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं। तो हम फ्लास्क को भी देख लेंगे, ठीक है। नासिर सर ने क्वार्टर 3 में बहुत अच्छा पढ़ाया था, समझ आया था सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं भी कंटेंट का, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा था Q3 में, इस चीज़ को मैं खुद समझता हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है। तो मैं भी आपकी यानी वो फ्लास्क या उस चीज़ों को उन्होंने उस वक्त स्किप कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल डिप्लॉयमेंट स्टेज में करके सीख रहे थे। तो हम फ्लास्क को देखें, ठीक है, ठीक ओके सर, ठीक। अच्छा, ये नुमान का सवाल था, जैन का सवाल था? सर मेरा सवाल, ये जैन भाई का भी यही सवाल था, ऑलमोस्ट उनका भी सेम ही था। ठीक है, अच्छा, तो मेरी रैपो पे आप जाके ना फ्लास्क को जरा देखें, और यूट्यूब से ना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा सर जी। जी शौकत सर, वो जो जैन ने बात की ना, बेसिकली वो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, तो वो एक साइट थी, इसकी वेबसाइट थी एक, ये ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये, उसमें उसने उस मॉडल में डिप्लॉय करना था एक डिस्क्रिप्शन, ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट, कि भाई जैसे कोई मेरा कस्टमर आए तो उसको एक टेक्स्ट मिल जाए, टेक्स्ट। तो अब ऑटो जनरेटेड एक टेक्स्ट जो है ना, उसमें ऑटो फिल हो जाए। तो वो मॉडल जब डिप्लॉय किया फ्लास्क के अंदर, ठीक है, फ्लास्क के अंदर कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मॉडल था मतलब शायद 2 GB का या 3 GB का, ये क्योंकि वो था हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स का मॉडल। तो वो जब हमने डिप्लॉय कर लिया, तो जब उसके ऊपर वो API रिक्वेस्ट जाती थी, क्योंकि वो मॉडल बड़ा हैवी था, ठीक है, तो वो आपको पता है, अगर API की रिक्वेस्ट जानी चाहिए तो वो जो है सिंपली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है आपको API मिल जाए, मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल जाए और वो आपके टेक्स्ट जनरेट हो जाए। लेकिन वो मॉडल क्योंकि हैवी था, अमेज़ॉन की जो वो जो सर्वर था, वो सिर्फ उसकी जो रैम थी वो 4 GB की थी। मॉडल इटसेल्फ जो है वो मतलब 4 से थोड़ा कम था। तो जब उसको रैम में लोड किया जाता है और जब उस पर API रिक्वेस्ट जाती है, तो वो जो है ना तकरीबन 5 से 6 सेकंड ले देता है। तो ये तो बड़ा अनएक्सेप्टेबल सा है कस्टमर के लिए, कि कस्टमर कहता है कि भाई आपका मॉडल जो है रिस्पॉन्स, मिसाल के तौर पे अगर वो कहे कि भाई ये तो रियल टाइम होना चाहिए, टेक्स्ट जनरेशन जो रियल टाइम होनी चाहिए, तो वो हमने कर तो लिया उस फ्लास्क के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसकी जो टेक्स्ट की प्रेडिक्शन थी वो ले जाती थी 2 या 3 या 4 सेकंड। तो ये हमें, ये जो चैलेंज था ना, इसके लिए हम देख रहे थे कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि वो नहीं। ठीक है, अच्छा देखो शौकत, इसके बहुत सारे यानी क्या नाम है सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आपने कहा कि हम अपने मॉडल का साइज रिड्यूस कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, हम माइक्रो सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बनाया गया है कि आपकी बड़ी बड़ी सर्विसेज होती हैं और वो एक ही सर्वर पे हमने रखी हुई होती हैं, तो हमारा एक सर्वर इस काबिल ही नहीं होता कि उसका हैंडल कर पाए। तो आपकी ये एक माइक्रो सर्विस अलग से होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका AI का मॉड्यूल यानी मॉडल होगा, और वो मॉडल यानी आपका इंस्टेंस अप रहेगा। जैसे ही आपके पास रिक्वेस्ट आती है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे भेजेगा और ये आपको रिस्पॉन्स कर देगा, तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हैवी मशीन के ऊपर, उसके ऊपर आपकी प्रोसेसिंग पावर, आपकी रैम यानी इन मेमोरी जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो कम लेगा। तो एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। तो हमें फिर ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब आपका लोड बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, अब वो लोड प्रोसेसिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो लोड किसी भी फॉर्म में है ना, लाइक अभी प्रोसेसिंग की आपकी फॉर्म में, ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ पे आप फिर इसको डिवाइड करेंगे माइक्रो सर्विसेज के अंदर। एक ही मॉडल को सब डिवाइड कर देंगे माइक्रो सर्विसेज के अंदर, एक ही मॉडल को।
देखो आपका जो वेब प्लेटफॉर्म है ना, ये आपका बिल्कुल अलग हो गया ना, जहाँ पे वेबसाइट आपकी बैकएंड लिखा हुआ है। आपका एक और यानी सर्वर है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या रखा हुआ है, आपने अपना मॉडल रखा हुआ है, ठीक है। तो जेंकिन वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम यानी ये माइक्रो सर्विसेज यानी काफका वगैरह को इस्तेमाल करते हुए इनकी इंटीग्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो ये थोड़े से आपको टूल देखना पड़ेंगे। मैं आर्किटेक्चर आपके साथ यानी मेरे साथ शेयर कर लेना। मैंने अभी क्या नाम है क्लिनिकल ट्रायल जो है पूरा यानी कैंसर के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका पूरा आर्किटेक्चर बनाया है इसी के ऊपर। तो वो आर्किटेक्चर मेरे साथ देख लेना, तो शायद तुम्हारे काम आ जाए। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो ये चीजें रहेंगी, ये तो आप जब आप फील्ड में घुसेंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप टूल्स शुरू रहेंगे, आपको सिर्फ टूल्स का पता चल जाए, आप इस काबिल हो फौरन उसको आप सीख लें। तो अब आपका लेवल चेंज हो गया, अब आपको हर चीज टीचर नहीं कराएगा, अब आपने टूल का नाम सीखना और उसको एक्सप्लोर करना, उसको फाइंड करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन, आपको रिसर्च वर्कर बनना। याद है ना, हमने कहा था पहले डिग्री की बेस के ऊपर होती थी, फिर स्किल्स की बेस के ऊपर होती है, फिर नॉलेज वर्कर अभी हमारे पास है। तो हम अब नॉलेज वर्कर की उसके ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोगों को अब नॉलेज वर्कर बनना है कि सिर्फ पता चल जाए, उसका सॉल्यूशन बना के आप इम्प्लीमेंट करके खुद दे दें। ठीक है दोस्तों, और टू यू समाने आप लोग। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं हाईलाइट कर दूंगा कि ये प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आते ही रहेंगे डेली बेस पे, अब उनका सोल्यूशन हमने निकालना है। तो जिस तरह मतलब बहुत सारे हमें कोड जो हैं वो मिल जाते हैं, गूगल से मिल जाते हैं। अब हो सकता है एक मैंने कोड उठाया है गूगल से, वो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, वो चल नहीं रहा, तो 90% 80% चांस है कि वो अभी काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करना होता है कि उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन देखें कि भाई 2 साल पहले इसमें ये था, अब इसके अंदर ये चेंज आ गया। अब वो आपको खुद बताएगा कि इसके अंदर यानी कि ये तब्दीली कर लेंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमारा काम है ही है। यानी कि इस फील्ड में आप देखेंगे कि वही लोग बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं जिनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है या डीबगिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो ये दो काम तो आप लोगों ने जिंदगी का हिस्सा बना लें, गूगल से दोस्ती कर लें। ये यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर, जो चीज नहीं है वहां से आप सीख सकते हैं। पुराना दौर था, लोग इल्म हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते थे। अब तो भाई मतलब हर चीज हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है, यूट्यूब से बड़ा टीचर कोई नहीं है। यहाँ से आप जो चीज मतलब आप यकीन करें कि ये जो आप बता रहे हैं, आप 2 दिन में ना इसको खुद फ्लास्क को जेंगो को कोई मसला नहीं है, दोनों करना चाहें तो 1 हफ्ते की भी आई थिंक आप का टाइम नहीं लेंगे ये। शौक होना चाहिए। जी बिल्कुल, शौक होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये चीजें आप कहते हैं ना कि इसका लर्निंग फॉरएवर है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो नई नई चीजें आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन होती रहेगी। तो अभी इसी अमेजोन सेज मेकर में भी आप देख लें, नई चीजें ऐड होती रही हैं। तो वो आपने वक्त के साथ साथ उनको अपने आप को अपग्रेड रखना होता है, अप टू डेट रखना होता है। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं, क्लास की तरफ। अब ये जो आज हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिदम, अभी हम कौन सा एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं सबसे पहला? ब्लेजिंग टेक्स्ट। ब्लेजिंग टेक्स्ट, बिल्कुल। अच्छा, हर एल्गोरिदम का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि वो कहता है कि भाई मुझे जो आप डाटा दे रहे हैं वो इस फॉर्म में दे। तो ब्लेजिंग टेक्स्ट हमसे डिमांड करता है कि ये जो हमने इसको जो डाटा सेट देना है वो उसके अंदर 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो जो प्लेन टेक्स्ट फाइल हो विद 1 सैंपल पर लाइन, यानी कि एक लाइन के अंदर एक ही सैंपल हो, एक लाइन के अंदर 2 सैंपल ना हो। पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है। ब्लेजिंग टेक्स्ट कहता है कि आप जो मुझे डाटा दे रहे हैं, जो लेट्स सपोज हम ये जो अभी डाटा इसको देंगे, तो एक लाइन में सिर्फ एक ही एक लाइन के अंदर एक ही सैंपल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इसकी ये है कि ये कहता है कि जो आप डाटा दे रहे हैं ये स्पेस सेपरेटर हो, यानी कि डाटा डिफरेंट, कॉमा सेपरेटर आपने पढ़ा हुआ है, टैब सेपरेटर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि हर वर्ड के बीच में एक स्पेस हो। तो इसमें एक और चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ये जो कॉमा है या फुल स्टॉप है, हम नॉर्मली वर्ड लिखते हैं, वर्ड के साथ ही कॉमा लगा देते हैं, तो वो मतलब लेकिन यहाँ पे जब आपने ब्लेजिंग टेक्स्ट को देना है तो यहाँ पे क्या करना है। आपकी आवाज कम हो गई है।
जी, वर्ड और उसके कॉमा के बीच में भी एक स्पेस होनी चाहिए ताकि वो दोनों को अलग सेपरेट सेपरेट ट्रीट कर सके। यस चाहे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप से पहले यानी कि वर्ड खत्म हुआ है, फुल स्टॉप से पहले भी स्पेस होगी तो वो फुल स्टॉप और वर्ड को अलग से रिकग्नाइज कर सकेगा। तो आज हम अभी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इसको डाटा प्रिपेयर करना है ब्लेजिंग टेक्स्ट के लिए। तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पे प्रिपेयरिंग डाटा फॉर ब्लेजिंग टेक्स्ट। ये दो चीजें आपने पढ़ ली। ये जो पहली है एक प्लेन टेक्स्ट फाइल विद 1 सैंपल पर लाइन, और दूसरी क्या हो, ईच सैंपल मस्ट हैव स्पेस सेपरेटेड टोकन्स वर्ड्स एंड पंक्चुएशन। वर्ड्स एंड पंक्चुएशन यानी कि वर्ड्स है, पंक्चुएशन चाहे कॉमा आ रहा है चाहे फुल स्टॉप आ रहा है तो उसके बीच में भी एक स्पेस होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं। वो लाइब्रेरी क्या है, स्पेसी लाइब्रेरी। तो ये अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। स्पेसी लाइब्रेरी किस काम के लिए यूज होती है टोकनाइजेशन के लिए। जी? टोकनाइजेशन के लिए। जी बिल्कुल। स्पेसी लाइब्रेरी जो हम यूज करेंगे वो टोकनाइजेशन के लिए यूज करेंगे सर। अच्छा अच्छा सर, टोकनाइजेशन के लिए तो एनएलटीके भी यूज कर सकते हैं, कैरस को भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई जरूरी है कि हम स्पेसी को यूज करें? अच्छा, इसमें ये होता है ना कि ये एनएलटीके है, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है। तो अभी स्पेसी ये वाला जो एल्गोरिथम है ये इसको ज्यादा यानी कि हमें बुक भी रिकमेंड कर रही है और ये एल्गोरिथम भी कहता है कि ये स्पेसी इसके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कर सकते हैं वो। ठीक है सर, ठीक। लेकिन जो यानी कि देखिए हमारे पास यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एल्गोरिथम होता है या जो मॉडल होता है वो हमें जिस फॉर्म में उसकी डिमांड होती है, तो अगर डाटा हम उसको उसी फॉर्म में देंगे तो वो ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्पेसी। ठीक हो गया। कोई डिफरेंस तो नहीं है, मतलब स्पेसी डिफरेंट टाइप की टोकनाइजेशन कर रहा है या फिर केरास से डिफरेंट हो रही है? टोकनाइजेशन तो सेम होगी ना? नहीं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सेकंड स्टेप में अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये डाटा सेट है। डाटा सेट के अंदर अब यहाँ पे ड्रॉप एन ए का मतलब क्या है, उसके अंदर से यानी कि जो नल वैल्यूज है वो निकालना। जो नल वैल्यूज है वो रिमूव कर दें। जो हमारे पास डर्टी वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दें ताकि हमारा डाटा जो हो वो साफ सा हो, ताकि उसको इजी टू यूज करना हो। अच्छा, ये जो डाटा है ना, इसमें एक चीज मैं ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें अच्छा, ये यहाँ पे देखें, ये जब हमने डाटा इसको ये थोड़ा सा स्टेप डाटा को जो अपलोड है, ये मैंने आपको नहीं, ये हम एंड पे देखे, लेकिन यहाँ पे हमने डाटा S3 के बकेट में डाला है और इसको हम विजुअलाइज किया है। डाटा को प्रिंट करवाया तो डाटा की शेप क्या आई है, ये हमारे पास डाटा की शेप आ गई है। अब इसके अंदर 15 कॉलम है, लेकिन आप देखेंगे रोज कितनी है, 1.8 मिलियन रोज हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा डाटा है। ये डाटा इसमें ऊपर उसने मेंशन भी किया हुआ है 10 GB का डाटा है। तो ये जो मतलब मूवीज रिव्यू का डाटा है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है 1.8 मिलियंस हैं, और इसके अंदर जो आप देखें कि कॉलम कितने हैं, 15 कॉलम है। तो हम इसमें से ना सारी रोज हमने लेनी है, ना हमने इसमें से सारे कॉलम लेने हैं, क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं। तो हमने जो नंबर ऑफ इसमें से रोज लेंगे 1 लाख ले लेंगे। और इसमें से जो कॉलम है आप देखिए, मार्केट प्लेस है, कस्टमर आईडी है, रिव्यू आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट पेरेंट्स है, इसी तरह के। लेकिन हमने इसमें से सिर्फ एक कॉलम लेना है, वो है रिव्यू बॉडी। यानी कि वो रिव्यू क्या है, वो रिव्यू एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसके अंदर होता है स्टार रेटिंग। एक आ रहा है स्टार रेटिंग कॉलम। स्टार रेटिंग का मतलब क्या है, जो हम स्टार देते हैं 1 से लेकर 5 तक। 1 का मतलब है लेस वैल्यू है, 2 उसका मतलब है उससे बेहतर है, 3 क्या है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 4 क्या है सेटिस्फाइड है, 5 क्या है हाईली सेटिस्फाइड है। यानी कि इन तमाम 15 कॉलम में से हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट कॉलम है वो कौन कौन से हैं, एक स्टार रेटिंग वाला और दूसरा जो रिव्यू बॉडी है। यानी कि वो रिव्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो क्या है। ये 2 हम इसमें से कॉलम, नॉर्मली हम जो काम करेंगे वो इस रिव्यू बॉडी पे काम करेंगे।
ठीक है। और नंबर ऑफ रोज आप देखें कि ये बहुत बड़ा डाटा है, 1.8 मिलियन इसके अंदर रोज हैं, तो हम सारी के सारे नहीं लेंगे, बल्कि हमने कितनी लेनी है इसमें से जस्ट हमने 1 लाख, क्योंकि हमारा पर्पस जो है जस्ट यहाँ पे लर्निंग है, तो ना हमने इतने ज्यादा इसके रिसोर्सेज यूज करने, ना इतना ज्यादा इस पे, मतलब दोनों टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा प्लस रिसोर्स भी कंज्यूम होंगे। तो ऑलरेडी फ्री टाइम काफी सारे स्टूडेंट के एक्सपायर हो चुके हैं, तो दैट्स वाई। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो नंबर 3 है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि 1 लाख लाइन्स हमने इसमें से लेनी है, और कॉलम हमने कौन सा लेना है, वो 15 के 15 कॉलम हमने कंसिडर नहीं करने, बल्कि जस्ट हमने एक कॉलम कंसिडर करना है। वो कौन सा कॉलम है? रिव्यू बॉडी। रिव्यू बॉडी, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको हो गया। अब नीचे वाले इसके, अब ये जो स्पेसी है, स्पेसी क्या काम करेगी? टोकनाइज करेगी टेक्स्ट जी, टोकनाइज के लिए यूज होती है टोकनाइज, ना। बिल्कुल। यहाँ पे ये देखें हमारे पास टोकन आ गए हैं, टोकन इज इक्वल टू स्पेसी अंडरस्कोर एलपी, टोकन जनरेट हो गए हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। उसके बाद सर ये एक चीज पूछनी थी, ये स्पेसी डॉट लोड, ये हम क्या लोड करा रहे हैं इसमें? हमारे पास वो जो वर्ड्स है ना, यानी कि वो वर्ड्स हमने जो हमारे पास डाटा है, उसको डाटा को लोड किया, तो अब उसने उसको क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, टोकनाइज कर दिया। या भी हमने 4 स्टेप ऊपर 5 स्टेप पढ़े थे ना। यस सर। तो उसमें हमारे पास जो डाटा है, डाटा तो हमारे पास टेक्स्ट डाटा ही है ना, वर्ड्स ही है हमारे पास। उन वर्ड्स को अब हम ये तीसरे स्टेप पे आ गए हैं, तो अब इनको हम टोकनाइज कर रहे हैं। तो ये सर ये ना मोस्टली एरर भी आता है स्पेसी को लोड करने पर, तो ये एनकोर वेब एसएम, सर ये क्या है, ये थोड़ा बताइएगा। ऊपर था ये एनकोर वेब एसएम, ये वही वाला आप जहाँ से डाटा आपने लोड किया ना, ये वही वाला डाटा है। ये कॉर्पस होगा ना सर, एक कॉर्पस होगा जी। ओके कौन ओके सा सर। डाटा, कौन सा डाटा है? मूवी रिव्यू वाला? जी जी, मूवी रिव्यू कॉर्पस, कॉर्पस नहीं है, नहीं मूवी रिव्यू आपने इससे लोड किया, स्पेसी डॉट लोड इन कोर वेब एसएम से। ये वाला जो है ना सर ये जो है ना ऊपर जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना सर, ये एक कॉर्पस होगा, उस कॉर्पस को इन्होंने स्पेसी में लोड किया है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो स्पेसी एनएलपी का जो आपने वेरिएबल डिजाइन किया है, उसके आगे आपने स्पेसी डॉट लोड इन कोर वेब एसएम किया है, इससे आप मूवी रिव्यू का डेटा लोड कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो डेटा देखें, एक मिनट, वो डेटा है आपका रिव्यू बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने ये फिर डॉट अप्लाई टोकनाइज का फंक्शन अप्लाई किया है ना, ठीक है। डॉट टोकनाइज डॉट ये आपके नीचे देखें ना, डेटा रिव्यू बॉडी डॉट अप्लाई टोकनाइज, टोकनाइज का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई किया आपने, इस डेटा के ऊपर, इस डेटा के ऊपर। ये आपका डेटा था ये वाला रिव्यू बॉडी का डेटा जो आपने वो लिया था, तो उसके ऊपर अप्लाई किया आपने, टोकनाइजर अप्लाई किया है, ठीक है। अब टोकनाइजर जो आपने किससे बनाया है, टोकनाइजर आपने जो मेरा ख्याल जो बनाया आपने, वो आपने बनाया इससे, इस वाले, ये एक कॉर्पस जो है आपने वो उठाया है वहां से, ये कॉर्पस आप सर्च कर सकते हैं मेरे ख्याल, इस कॉर्पस को आप सर्च करें ना गूगल के ऊपर, ये क्या है कॉर्पस, ये कॉर्पस है। कॉर्पस से क्या मुराद है? जो आपका एक वर्ड्स की एक डिक्शनरी होती है, या उसको बना बनाया अच्छा, पड़ा जो हुआ आप होता है। जो हमें पढ़ाया गया था क्लास में भी समझाया गया था कि इतने इसमें बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बेसिकली एम्बेडिंग तो नहीं है, वर्ड टू वेक्टर एम्बेडिंग टाइप, वो तो नहीं लोड कर रहे सर। नहीं, डिक्शनरी तो कुछ और थी ना जो हमने पढ़ी थी, कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स पता नहीं जहन में नहीं। शौकत भाई ये असल में वो लोड कर रहा है स्पेसी से इंग्लिश के जो वोकैबुलरी है ना इसकी, जिसे आप वो कह रहे हैं अभी कॉर्पस कह रहे हैं, इंग्लिश कोर लिखा हुआ है, EN कोर वेब एसएम। आप देखिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है। मूवी रिव्यूज का जो टेक्स्ट है, जो डाटा है, वो इंग्लिश पे डिपेंड करता है, इसलिए वो उसे वहां से स्पेसी से लेके आ रहा है, क्योंकि स्पेसी तकरीबन बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच,
इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेज है, वहां से वो इंग्लिश कोर को लेके आ रहा है। वो ठीक ही कह रहे हैं कि पूरी डिक्शनरी में उनको टोकनाइज करके उसके नंबर्स दिए हुए हैं, वही इसमें डाल देंगे, यानी कि ना आप इसको जो सर्च वर्ड्स कर लें, उसके ये साथ सामने बैठे आपके ये स्पेसी के अंदर ये पूरी एक डिक्शनरी पड़ी हुई है एन कोर वेब एसएम के नाम से। ये एक इंग्लिश डिक्शनरी पाइपलाइन है जो आप यूज करते हैं स्पेसी के अंदर। तो बेसिकली वो उसने यूज की है, जो कि आपकी मूवी रिव्यूज में जो वर्ड आएंगे वो उसको उसके अंदर से उसको उसके टोकन्स को उठा मैच लेगा, कर देंगे। मैच कर लेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है ना, ये जो स्पेसी है, ये मेरे ख्याल में 15 या कोई राउंड अबाउट, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, इतनी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है। तो हमने जो लैंग्वेज उठाई है वो इंग्लिश है बिल्कुल, ये इसकी अपनी यानी कि डिक्शनरी है, समझ लें। स्पेसी की ये जो ई एन कोर वेब एसएम है ना, ये इसकी अपनी डिक्शनरी है। अब उसमें से हमने क्या है, ये फंक्शन, ये टोकनाइजर का फंक्शन बनाया है, और उसमें से हमने हमारा जो डाटा है यानी उन वर्ड्स का उसने हमें टोकन रिटर्न कर दिए हैं ये एंड पे। क्लियर है? सर जब स्पेसी में टोकनाइज हो सकता है तो फिर हमने टोकनाइज का क्यों बनाया है फंक्शन? समझ नहीं आई आपकी। फंक्शन से ही तो हम यूज कर रहे हैं स्पेसी, फंक्शन में हम स्पेसी की ही लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्पेसी ही यूज हो रहा है, स्पेसी ही यूज हो रहा है। तो स्पेसी में भी हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा? जी दोस्तों, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, शुक्र है। अच्छा देखिए, स्पेसी से हमने ना टोकनाइजर बना दी। टोकनाइजर ने क्या किया, हर वर्ड के अगेंस्ट आपको एक नंबर दे दिया। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अगर आप इस कोड को देखें, इसने हर वर्ड के अगेंस्ट जब उसको एक नंबर दे दिया है, तो हमने उस टोकन से सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला, उसका टैक्स निकाला। यानी आपने टैक्स उसको दिया, उसने उसके अगेंस्ट कोई नंबर दिया, और वापसी हमने उससे टैक्स ही ले लिया। ठीक है, जो हम समझते हैं। तो बैकएंड के ऊपर उन्होंने हर वर्ड के अगेंस्ट एक नंबर असाइन कर दिया, जो कि टोकनाइजर में काम करते हैं। बैकएंड के ऊपर एक पूरी वोकैबुलरी बन चुकी है। ठीक है। तो अगर मैं एंड रिजल्ट आगे जाके उसका नंबर भी हासिल करना चाह रहा हूँ, तो वो नंबर भी मैं हासिल कर सकता हूँ। लाइक पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 1 हम कह रहे थे कि टोकन दिया, वो आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा काम किया, बस इसमें तो कुछ इतना ज्यादा नहीं किया अभी तक। यस सर। ठीक है जी, तो फिर ओवर टू यू। थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये रिव्यूज हैं। रिव्यूज का मतलब है ये उसको रिव्यूज हमारे पास आ गए हैं, जिस तरह नंबर वाइज 1 2 3 4 5 सो ऑन। और इसमें ये जो है ना, ये जो जितना हमारे पास ये जो रिव्यूज का डाटा बना है, ये इसको सेव करवा दिया यहाँ पे। ये नीचे इसने पहले जो 2 रिव्यूज आई थी कि वो वाले प्रिंट करवाए, वो शो करवा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हमने ये ब्लेजिंग टेक्स्ट के लिए अब हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया। टोकन भी हमारे पास हो गए हैं, ये भी हो गए। तो अब ये डाटा प्रिपरेशन हमने इसकी ब्लेजिंग टेक्स्ट की आज कवर कर लिया है। तो इसके साथ साथ ये जो एलडीए और एनटीएम है, इसकी भी जो डाटा प्रिपरेशन है, इसको भी देख लेते हैं। और फिर जो डिप्लाई करना है, डिप्लाई एंड पे दोनों को इकट्ठे ही देख लेंगे। सॉरी, डिप्लाई नहीं, उसको सेज मेकर पे जो अपलोड वगैरह करना है हमने। तो अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एलडीए या एनटीएम है, इसमें हमने लाइब्रेरी अब इंस्टॉल की है जेनसिम, एनएलटी के जेनसिम। तो ये जो जेनसिम लाइब्रेरी, ये क्या काम करेगी? एक मिनट होल्ड। वर्ड बैग ऑफ वर्ड्स के लिए हेलो, सबका आवाज आ रही है? अच्छा, Yes, sir. जी, ये जो जेनसिम लाइब्रेरी है, हमने एक बैग ऑफ वर्ड्स अभी पढ़ा था। बैग ऑफ वर्ड्स में होता क्या है कि हमारे पास जो
इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारी ये वाला जो काम है ये लाइब्रेरी कर रही है कि हमारे जितने वो बैग ऑफ वर्ड्स में जितने वर्ड्स हैं उनको किस में करेगी, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। अब देखें ये जो पिछला हमने डाटा सेट जो यूज किया था पिछले एग्जाम्पल में वो कौन सा था, मूवी रिव्यू का। लेकिन यहाँ पे अब हमने ये जो डाटा सेट यूज करना है, क्योंकि ये इसमें हमें क्या उसने टॉपिक मॉडलिंग है, टॉपिक असाइन करना है। तो अब देखें कि उसके वो वाला डाटा सेट यहाँ पे नहीं यूज हो सकता, क्योंकि उसमें तो टोटल 3 कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने जो डाटा सेट यूज करना है वो है न्यूज का डाटा सेट है, यानी कि न्यूज है डिफरेंट चैनल की हैं या रूटर का डाटा उठाया हुआ है जिसमें उसके न्यूज की हेडिंग्स हैं या न्यूज हैं, तो उस न्यूज की बेस पे ये उसको टॉपिक असाइन करेगा। अच्छा, न्यूज में 2 चीजें हैं, एक उसका पब्लिश्ड डेट है, किस डेट की ये न्यूज है, दूसरी वो न्यूज की हेडलाइन है। तो इन 2 की बेस पे यानी कि अब देखें इसमें जो पब्लिश्ड डेट है, तो पब्लिश्ड डेट्स इसमें कोई मैटर नहीं करती, उसके टॉपिक मॉडलिंग में उसका कोई खास रोल नहीं है कि किस डेट को ये पब्लिश होती है, दैट डजंट मैटर। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। तो जस्ट हम जो उसकी हेडलाइन है वही उठाएंगे न्यूज़ की, ताकि उसकी बेस पे वो हमें टॉपिक असाइन करें, मॉडल यानी कि उसका जो टॉपिक है वो असाइन किया जाए। अब देखें नंबर ऑफ लाइंस इसमें ले ली, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि ये जो नंबर 1 पे तो हमने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लिया। सेकंड में क्या है, डाटा सेट हमारे पास जो डाउनलोड है उसको पांडास की हेल्प से हमने इसको क्या किया है, क्लीन कर लिया है। तो नंबर 3 पे ये देखें, अब यहाँ पे पब्लिश डेट भी दे रहा है और उसकी हेडलाइन भी दे रहा है, हेडलाइन भी दे रहा है। और इन दोनों में से अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो न्यूज होती है ना, ये एक दिन की आप देखें एक टाइम पे डिफरेंट चैनल पे ऑलमोस्ट एक ही जैसे न्यूज चल रही होती हैं। तो ये अगर एक वीक का एक मंथ की हमारे पास न्यूज है, तो उसको हमने क्या किया कि एक जैसी ना हो, उनको मिक्स कर लिया, शफल कर लिया। ये नंबर 4 स्टेप में आप देखें डाटा डॉट सैंपल, यहाँ पे डाटा को शफल कर लिया उसको, यानी कि मिक्सिंग कर दिया। हर तरह की न्यूज जो है वो मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट एक ही जैसी न्यूज हैं, तो अगर एक हफ्ते के हैं या एक मंथ की न्यूज हैं तो वो सारी आपस में मिक्स हो जाएं। और सेकेंडली क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, पब्लिश्ड डेट हमारे लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया है। सही, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फ्रैक इज इक्वल टू 1? इसका मतलब है कि ये इसको शफल कर दिया है, मिक्स कर दिया है, यानी कि ऊपर हमारे पास जितनी न्यूज पड़ी हुई है ना, इन सब को मिक्सिंग कर दी है। मिक्सिंग किस लिए कि ताकि एक जैसी न्यूज एक साथ ना आए, समझ आएगी। यानी एक दिन की न्यूज अगर है वो मिलती जुलती है, दूसरे दिन की वो सारी एक जैसी होंगी, तो हमारे पास अगर 1 मंथ की है तो उनको हमने शफल इसलिए किया तो जरा मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपना इसको परफॉर्म करें। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसकी डेट हमारे लिए पब्लिश डेट की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब यहाँ पे इस स्पेशल इस एग्जांपल में हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो हमने उसको भी क्या किया है, उसको भी ड्रॉप कर दिया है। जी यहाँ तक क्लियर है ये LDNTM का कि हमने किस तरह का डाटा लिया और क्या कर रहे हैं? यस सर। जी कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम? डाटा यूज कर रहे हैं सर, वो न्यूज का कर रहे हैं ना, न्यूज का कर रहे हैं, ठीक है। और हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें, क्या काम करवा रहे हैं यहाँ पे? टॉपिक असाइन करवाना चाह रहे हैं कि पैराग्राफ पढ़े और बता दें कि टॉपिक क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ में ये वाला जो है यहाँ पे 2 काम किए हैं। एक तो स्टॉप वर्ड उसमें से रिमूव किए हैं, और दूसरा उसमें से क्या किया है, लिमिटाइजर अप्लाई किया है। लिमिटाइजर क्या काम करेगा? फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको एक ही मतलब ट्रबल है, जिसका ट्रबलिंग वो एक ही वर्ड में ट्रबल में कर लेगा उसको अपने ओरिजिनल में ले आएगा। और प्लस स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? इज, एम, ही, शी वगैरह।
हाँ जी करेगा कुछ वर्ड्स को। जी बिल्कुल, जिनको रिमूव भी कर दें तो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे मेरे ख्याल में इस ये वाला जो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल दो ही काम हो रहे हैं, आप इसको देख लें। एक तो स्टॉप वर्ड्स इसमें से रिमूव हो गए हैं और सेकंड लिमिटाइजर हमने इस पे अप्लाई कर दिया हुआ है। अच्छा, ये सर स्टेमर और लिमिटाइजर ये एक ही है इसका फंक्शन? ये उसने देखें से कमेंट भी किया हुआ है सर। स्टेमर को उसने कमेंट किया हुआ है और लिमिटाइजर को उसने लगाया हुआ है। स्टेमर और लिमिटाइजर स्टेमलाइजर का मतलब है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला हमने इसमें से लिया हुआ है। स्पेनिश है, इटालियन है, रशियन है, दूसरी चाइनीज है। हम जो इस टाइम डाटा डील कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वो इंग्लिश में कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है हेडलाइन। लिमिटाइजर ये करता क्या है? लिमिटाइजर क्या करता है जी? अभी तो बताया आपको कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे पास जैसे फॉर्म्स हैं, प्ले है, प्लेड है, प्लेइंग है, तो ये सारों को उठा के अपनी ओरिजिनल जो उसका बेस वर्ड होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। यानी कि प्ले का मतलब है, समझ आ गया, चाहे प्लेड होगा या प्लेइंग होगा या प्ले होगा, तो इन सबको वो वापस उठा के अपने ओरिजिनल वर्ड में प्ले में ले आएगा। और स्टॉप उसको मेन वर्ड में ले आएगा, उसके मेन वर्ड में। स्टेमर में और लिमिटाइजर में फर्क क्या होगा? स्टेमर में यानी कि हम जो इस टाइम हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हमने जो उसको इंग्लिश में डील कर रहे हैं, कोई और लैंग्वेज में नहीं कर रहे। इसको यानी कि हम बाकी लैंग्वेजेस को भी ये फैसिलिटेट करता है, लेकिन हम जो इसको इस टाइम यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो डाटा है वो इंग्लिश का है। अच्छा सर, ये हेडलाइन टेक्स्ट के अंदर ये कंप्लीट टेक्स्ट होता है, इसमें कोई ये तरफ बताइएगा इसको। ये आप देखें कि ये हमारे पास एक एरे है, ये एक न्यूज है, एक न्यूज की हेडलाइन है। ये जो एक लाइन है ये एक न्यूज की हेडलाइन है। अब आप देखें इसमें से स्टॉप वर्ड भी रिमूव हुए हैं और स्टॉप वर्ड नहीं है। लेट्स सपोज ये जो नंबर 4 पे आ रहा है, आप इसको देखें कि एयर, एनजी, स्ट्राइक, इफेक्ट, ऑस्ट्रेलियन, ट्रैवलर। अब यहाँ पे आप इसको अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखें इसमें से स्टॉप वर्ड तो रिमूव हुए हैं, लेकिन इसको सेंटेंस को देखते हुए हमें या इन वर्ड्स को पढ़ के हमारे ज़हन में क्या आता है? जी आवाज आ रही? बेस वर्ड्स हैं, इनके ओरिजिनल वर्ड्स लिखे हुए हैं। नहीं, आपके ज़हन में ये क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है कि इसको पढ़ें, आप इन वर्ड्स को पढ़ें तो ये किस से रिलेटेड न्यूज है या क्या न्यूज है? ये ट्रैवल फ्लाइट, ये एयर ट्रैवलिंग की स्ट्राइक के ऊपर बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की। जी बिल्कुल, इसमें जो हमें समझ आया कि वो एयरलाइन है जो न्यूजीलैंड की है, जिसके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या हो कि ऑस्ट्रेलियन जो ट्रैवलर थे वो उससे हैम्पर हुए हैं। अब देखें कि इसमें स्टॉप वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ आ गई है कि कोई एयरलाइन है, उसके बंदों ने, न्यूजीलैंड वालों ने, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, जिसका इफेक्ट किस पे आया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पैसेंजर थे वो उससे इफेक्ट हुए हैं। तो स्टॉप वर्ड्स आप देखें यहाँ पे नहीं थे, यानी कि ये कोई प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं था, टोकनाइज था, लेकिन इसके बावजूद भी हमको इसका जो मेन थीम है वो समझ आ गया है। अब आपको ये समझ आई यहाँ पे, यहाँ तक की? तो ये स्टेमर का मैंने अभी गूगल सर्च किया, उसमें तो आ रहा है, स्टेमर तो आ रहा है कि जो अफिक्सेस हैं उनको सफिक्सेस में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ तो इंग्लिश का कोई इस तरह खास जो है वो उसने नहीं बताया। उसने तो ये बताया कि अफिक्सेस जो हैं उनको सफिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइक वर्ड है, स्ट्राइक्स वर्ड है, तो ये ES जो है वो रिमूव करके STRIK तक रहने देगा। इस तरह की उसने एग्जांपल दी हुई है। भी लिमिटाइजर ही हो गया ना, ओरिजिनल वर्ड में कन्वर्ट करा तो ये भी लिमिटाइजर ही हो गया। ये एंटी लिमिटाइजर है। इसमें ना फर्क ये, मुझे जो फर्क समझ आई है वो ये है कि इसमें लिमिटाइजर में एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो डिक्शनरी का वर्ड यूज होगा, और उसमें डिक्शनरी का वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो स्टेमर है उसमें, स्टेमर में आप स्टेमर में उसको स्टेम करके ना उसमें अफिक्सेस में फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइक्स है, स्ट्राइक्स में ES रिमूव कर देगा, तो अब ये STRIK
ये वो नहीं रहेगा, डिक्शनरी का वर्ड नहीं रहेगा, ये कोई अजीब और ही वर्ड बन जाएगा। जैसे हेल्प के साथ फुल हटा दे। ये दो तीन काम हम इसी तरह करें जिस तरह स्टॉप वर्ड्स हैं, वो आपको दूसरा मैंने बताया कि ईडी होगा या ईएस होगा या आईएनजी होगा, उसके रिमूव करने से ओरिजिनल जो बेस वर्ड है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसकी हाँ, तो वही मीनिंग है। हमको समझ आ जाती है ना। यानी कि अब स्ट्राइक का लफ्ज है या स्ट्राइक्ड होगा, ईडी लग जाएगा, या ईएस लगा दें स्ट्राइक्स हो जाएगा, या स्ट्राइकिंग फुल होगा, तो लफ्ज लगा मतलब दे, है लेस आपको लगा दे। हाँ, तो उसको आपको बेस वर्ड तो स्ट्राइक ही है। तो आप देखें ये सारे जितने भी हैं इनको बेस वर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। हेलो सर, मैं थोड़ा सा बताऊं। मीनिंग जो है वो उस पे कोई हमें मतलब है या इसको मॉडल को समझने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बेसिकली आई थिंक यहाँ लेमटाइजेशन और स्टेमिंग जो है एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। यानी कि हमने करना क्या है कि इसके जो फॉर्मर वर्ड्स हैं उनको भी वापस ओरिजिनल वर्ड्स में लेके आएंगे। फिर क्या है, जो स्टॉप वर्ड्स हैं जो यानी कि जिनको रिमूव करने से इसके मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए है, एम है, आईएनजी है, इस तरह के जितने वर्ड्स हैं उनको रिमूव करने से क्या होगा, स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा। स्पेस का हमने क्या करना है, स्पेस को बचाना है एक तो वो, और दूसरा जब हम इसको अपलोड करेंगे तो प्रोसेसिंग जरा फास्ट हो जाएगी, टाइम कम कंज्यूम होगा वहां पे। ये दो ऑब्जेक्टिव है यहाँ तक। ठीक है, आगे चले सर। अच्छा, आगे है बैग ऑफ वर्ड्स। तो बैग ऑफ वर्ड्स का बैग ऑफ वर्ड्स मीन कोई मतलब एक रिपीट कर दो कोई स्टूडेंट। ये सर जैसे दिस इज अ बैग है ना, तो सबसे पहले वो दिस इज, अगर आपने 2 बैग्स यूज किए या 1 बैग है तो वो सबको सेपरेट सेपरेट लेगा। लेकिन अगर आपने 2 बैग्स ऑफ वर्ड्स यूज किए हैं तो दिस इज को पहले कंबाइन करेगा, फिर इसको फिर इसको सेकंड वर्ड के साथ करेगा, दो वर्ड्स के बैग बना देगा, यानी कि कंबाइन कर देगा दो वर्ड्स को। ये कि एक तरह से टोकन ही बनाता है, लेकिन वर्ड्स की जो क्वांटिटी है या उसकी तादाद जो है वो चेंज हो जाती है। 2 बैग्स ऑफ वर्ड्स का मतलब कि दो को कंबाइन करेगा, दो को कंबाइन करके टोकन बनाएगा। अगर 3 बैग्स ऑफ वर्ड्स हैं तो वो बल्कि इसमें सॉरी टोकन नहीं बनाएगा, उसको जितने भी उसकी रिपीट होते जाएंगे, जैसे दिस के साथ इस भी लगेगा पहले, फिर उसके बाद आ लगेगा, दिस आ, फिर उसके बाद दिस डॉग, इस तरह करके वो सीक्वेंस बनाता है। इससे भी एक सेंटेंस से बहुत सारे बन जाएंगे वर्ड्स। जी, कोई और स्टूडेंट, कोई और दोस्त बताना चाहिए? हर वर्ड को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देगा और उसकी फ्रीक्वेंसी में सेव कर देगा, यानी कि आइडेंटिफायर भी हर वर्ड एग्जैक्टली ये वाला काम करेगा कि इसको एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिटी, एक नंबर असाइन कर देगा जिससे इसकी पहचान होगी, और सेकेंडली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी साथ उसको भी काउंट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो डिक्शनरी लुक्स लाइक दिस, अब डिक्शनरी में हमारे पास क्या है बैग ऑफ वर्ड्स में, ये 83,131 हमारे पास यूनिक टोकन आ गए हैं। आगे आपको टोकन भी ये नजर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, इसको टोटल को डिक्शनरी में से उसने जितने यूनिक वर्ड्स थे वो हमें बता दिए हैं कि इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 83,131 हमारे पास ये टोकन जनरेट हो गए हैं। तो अब ये देखें, इस डाटा को हम कंप्लीट डाटा को यूज कर रहे हैं, इसमें नहीं हम डाटा को नहीं, हम कंप्लीट डाटा को यूज कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक चीज आप क्योंकि ये देखें 83,000 बहुत बड़ा डाटा है, इसको हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं मॉडल का, तो उसमें जो पहली लेयर की इनपुट होती थी उसको हम किस बेस पे एडजस्ट करते थे, कोई दोस्त बताना चाहे? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, जब हम मॉडल को मॉडल आर्किटेक्चर में उसकी जो पहली लेयर है उसकी इनपुट किसके बराबर रखते होते हैं? कंप्यूटर विजन में 28/28 हमें कैसे पता चला था? वो वेक्टराइज्ड इनपुट होती है ना, जो हम उसकी इनपुट रेडी करते हैं, वेक्टराइज्ड इनपुट जो आपके सर उसके डायमेंशंस देखते हैं ना जी, डायमेंशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखें, अब 83,000 इसके यूनिक टोकन्स हैं, तो अब इसकी इनपुट साइज फर्स्ट लेयर का हम 83,000 तो नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हो जाएगा, बहुत बड़ा।
तो अब हमने क्या करना है, इन 83 के 83 को नहीं लेना, बल्कि अब जब हम लेते हैं तो फर्स्ट लेयर की इनपुट क्या होती है, हमारे पास 256 होती है, 512 होती है, यस सर, 32 से स्टार्ट होती है, 16 से स्टार्ट होती है, उससे डबल ये कर चीज देते हैं। याद आ रही है? अच्छा सर, एम्बेडिंग साइज पड़ा, वो 16, एम्बेडिंग 32, वर्ड जी, टू बिल्कुल वेक्टर बिल्कुल बिल्कुल 64। बिल्कुल। तो अब हमारे पास यूनिक वर्ड्स हैं 83,131, लेकिन हमने इसकी जो इनपुट लेयर एडजस्ट करनी है 512 ले सकते हैं, 1024 ले सकते हैं, या चेंज भी कर सकते हैं। तो ये लेट्स सपोज हम 1024 ले रहे हैं, तो बाकी जितने यूनिक वर्ड होंगे वो हमने ड्रॉप करने हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी कौन से वर्ड हमने लेने हैं और बाकी कौन से ड्रॉप करने हैं? मोस्ट जो यूज्ड वर्ड हैं वो यूज होंगे ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपको फ्रीक्वेंसी का इम्पोर्टेंस समझ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हेल्प कर रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखते हुए जो टॉप के 512 वर्ड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हम लेंगे और बाकी को ड्रॉप कर देंगे। ये बात समझ आई? बड़ी फिल्टर एक्सट्रीम यही काम कर रहा है सर। जी बिल्कुल। थैंक अब यू। आपको यहाँ पे ये बात समझ आ गई, ये इसको पॉइंट को बहुत जरूरी है समझना। यानी कि फ्रीक्वेंसी आप उस टाइम पूछ रहे थे कि हम फ्रीक्वेंसी को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को क्यों इतना नोट कर रहे हैं, उसको एम्फेसाइज क्यों कर रहे थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बेस पे हमने डिसीजन लेने होते हैं। फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम देखते हैं कि किसको वर्ड को हमने रखना है, किसको ड्रॉप करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टॉप के हमारे पास ये नीचे वाली आप देखें, डिक्शनरी डॉट फिल्टर अंडरस्कोर स्कीम कीप अंडरस्कोर, कौन से नंबर हमने सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आगे नहीं जा रही, 512 तक ही है अभी। जी 512 तक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ 512, यानी कि इसमें से 83,000 में से हमने जस्ट 512 लिए हैं जो इसका 1% बनते हैं। यानी कि हमने क्या किया है, इसमें से जस्ट 1% डाटा लिया है और वर्ड्स लिए हैं और बाकी हमने क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, इसको आप एक्सपेरिमेंटली बेस पे यहाँ पे आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स आप 1024 भी कर सकते हैं, और 16 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, 64 को बिल्कुल लेके वो भी कर सकते हैं। तो इनको आप चेंज करके आपने देखना है कि इसमें क्या 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 फर्क पड़ रहा है इसकी एफिकेसी पे, किसमें बेहतर काम कर रहा है। अच्छा, अब देखें कि ये यहाँ पे ये नंबर 3 पे क्या कर रहा है, वो कैप डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये एक फाइल है, उसके अंदर ये जितने हमारे पास वर्ड्स हैं 502 है, वो उनको कॉपी कर देगा इनके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर जो टोकन आ रहे हैं, ये नेक्स्ट 4th स्टेप में बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर हमने वो टोकन ले लिए हैं। अब यहाँ पे आप नंबर 5 पे देखें, ये इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब हमारे पास जो टोकन आए थे, ऊपर जो आए थे वो क्या थी, हेडलाइंस थी। यहाँ पे समझ आए, न्यूज की हेडलाइन आ रही थी ना यहाँ पे, इधर इधर। अब उन हेडलाइन को उसने क्या किया है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर में क्या है, 0 1 2 3 4 0 1, यानी कि पहला जो वर्ड है वो इस सेंटेंस में एक ही बार आया है। अब अगर नंबर 0 वाला 1 वाला जो वर्ड है वो इस दूसरे 1 का क्या मतलब है, ये दूसरा 1 इसकी फ्रिक्वेंसी बता रहा है, यानी कि ये भी एक ही बार आया है इस लाइन में। अब दूसरा जिसका नंबर 2 है वो भी एक ही बार, यानी कि हमारे जो पहला इस पेयर ऑफ नंबर में से जो पहला नंबर है ये हमें बता रहा है कि ये किस वर्ड का है, किस वर्ड का ये यानी कि इंटीजर है, और सेकंड जो बता रहा है कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी बता रहा है, यानी कि ये कितनी बार बता रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला टेक्स्ट देख के मुआवजा किया जा सकता है इस टोकन के। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप उसको मतलब उससे कैसे मुआवजा करेंगे, हमने तो पूरा पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे ना कितनी बार आया है। बहुत स्लो आ रही है। नहीं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जी ये नजर आया आपको, ये रिव्यू बॉडी इस तरह की, यानी कि इस तरह की जो यहाँ पे हमारे पास क्या आते,
यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं, तो वहां पे उसको क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। वो क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। यस सर, ये तो क्लियर हो गया है। इसका था, सॉरी, ये वाले इसका। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अब देखें कि कितने कॉलम आ रहे हैं। अब हमने जो बनाई है, यानी कि हमारे पास 512 कॉलम आ रहे हैं। अब एक लाइन के अंदर एक मतलब हो सकता है 5 कॉलम के अंदर डाटा आ रहा है, दूसरी लाइन में 6 कॉलम के अंदर 6 वर्ड आ रहे हैं, तीसरी में इसी तरह। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा हमारे पास जो कॉलम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, खाली आ रहे हैं। और मतलब वहाँ पे तो उसको हैंडल करने के लिए अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, लिल मैट्रिक्स को यूज करेंगे। जी, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जीरो, जिसमें बता। नन वैल्यूज, जीरो वैल्यूज ज्यादा हो। जी, तो हम अब हमारे पास आपने देखा है, हमारे पास जो डाटा आ रहा है इसमें अंदर क्या है कि नल वैल्यूज काफी ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास 512 में से 5 फिल है कॉलम, बाकी खाली हैं। किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, 12 हैं, इससे ज्यादा, यानी कि खाली हमारे पास जो मैट्रिक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और खाली स्पेस ज्यादा है। तो उस स्पेस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हैंडल करने के लिए लिल मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो लिल मैट्रिक्स क्या करता है, हमारे पास जो ये जो स्पेस खाली होती है इसको इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। ये लिल मैट्रिक्स एक दफा रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये जो ऐसा मैट्रिक्स अब हमारे पास आता है जिसके अंदर स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब है एक डेंस मैट्रिक्स होता है, एक स्पार्स मैट्रिक्स होता है। डेंस मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा डाटा सेट है जिसके अंदर नंबर ज्यादा हैं लेकिन जो जीरोज हैं वो कम हैं। स्पार्स मैट्रिक्स की मुराद वो वाला मैट्रिक्स है जिसके अंदर जीरो ज्यादा हैं लेकिन जो नंबर्स हैं वो कम हैं। अभी जो इस टाइम हम जो मैट्रिक्स देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, स्पार्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मतलब नंबर से। तो इसको यानी कि इसके अंदर जितनी स्पेस खाली है उस खाली स्पेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमने लिल मैट्रिक्स यूज किया है। आप एंड पे देखेंगे कि इसको पूरी की फाइल को ना वो थोड़े से पता नहीं 40 या 45 जीबी में टोटल उसको, सॉरी 45 एमबी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कितनी बड़ी फाइल थी, लेकिन जब हम डाटा सेट इसको स्टोर करेंगे अपलोड करने से पहले पहले तो ये लिल मैट्रिक्स उसको क्या करेगा, उसको कंप्रेस करके उसका यानी कि स्पेस हमारे पास इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं करवाएगा। यानी कि यही डाटा सेट है, अगर हम इसको CSV में रखना चाहें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा डाटा सेट बन जाएगा और हमारी बहुत ज्यादा स्पेस ये कंज्यूम करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया है, इसको लिल मैट्रिक्स को यूज किया है। ये इसको जो स्पार्स मैट्रिक्स को हैंडल करता है, ये क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करवा लेता है और मतलब हमारे पास जो वो स्पेस इतनी ज्यादा यूज नहीं होती और प्लस प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, एक स्पार्स मैट्रिक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये यहाँ पे इसके स्पार्स ये लिल मैट्रिक्स की मदद से हमने एक स्पार्स मैट्रिक क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कॉलम है। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि ये इस डाटा को उस वो जो खाली मैट्रिक्स क्रिएट किया उसके अंदर कॉपी कर देगा। यानी कि जितना हमारे पास डाटा है ये उसके अंदर कॉपी कर लेगा। स्टेप 3 में देखें, एक एक लाइन पे अप्लाई किया है, यानी कि ये अल्ट्रेशन चलेगी जिस तरह, तो वो उसके अंदर सारा डाटा हमारा कॉपी हो गया है। अब नंबर 4 पे ये जो है ये कोई साथी बता दे जरा, ये तो हम चैप्टर 2 से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या हुआ है? जी, आपको आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। तो ये नंबर 4 पे कोई वॉलंटियर बताना चाहेगा कि क्या किया है, क्या हो रहा है यहाँ पे? बोटो 3 सेज मेकर वही काम कर रहे हैं हम लोग, इसको S3 बकेट में अपलोड करेंगे।
जी अब हमारे उसके पास ऊपर सेज मेकर के ऊपर ऑपरेशन कर सकूं उस पे। बकेट में अपलोड कर रहा है। जी ये जी बकेट S3 में अपलोड हो जी बिल्कुल बिल्कुल यही काम है जो हम तो बार बार लिखा हुआ करते है। आ रहे हैं। यहाँ पे क्या किया, एक बफ डॉट सी यानी कि ये सारा कुछ जितना हमारे पास डाटा है इसको प्रोटो बफ में हमने रैप अप करके हमारा जो सेज मेकर ये के जितने ये बिल्ड इन एल्गोरिदम है उनको डाटा चाहिए होता है प्रोटो बफ के फॉर्मेट में। तो क्या किया, ये हमने जो हमारे पास डाटा तैयार हुआ है उसको हमने प्रोटो बफ में कन्वर्ट रैप करने के बाद इसको S3 बकेट के अंदर प्रीफिक्स को ऑन करके उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे यही वाला आप देखें कि S3 है, गो टू 3 रिसोर्स S3 और बकेट बन गए। बकेट के अंदर अब इसका डाटा अपलोड हो गया है। अब नंबर 5 पे आप देखें कि 1,00,512 व्हाट इट मीन कि हमारे पास जो डाटा है इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 लाख एक 1 लाख रोज हैं और 512 क्या चीज है, कॉलम्स। 512 1 मिलियन 1 मिलियन है। ये आप देख लीजिए कितने जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी 10 लाख है अब सर। जी जी बिल्कुल। अभी आपको ऊपर लिल मैट्रिक्स का जो हमने यूज किया तो उसका हमें एडवांटेज क्या है कि ये पूरा जो हमारे मैट्रिक्स जो हमें 1 मिलियन जी